स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड आधिकारिक तौर पर स्विस परिसंघ पश्चिम मध्य यूरोप में स्थित एक भूमि से घिरा देश है। इसकी सीमा दक्षिण में इटली, पश्चिम में फ्रांस, उत्तर में जर्मनी और पूर्व में ऑस्ट्रिया और लिक्टेनस्टीन से लगती है। स्विट्जरलैंड भौगोलिक रूप से स्विस पठार, आल्प्स और जुरा के बीच विभाजित है। आल्प्स क्षेत्र के बड़े हिस्से पर कब्जा करता है, जबकि देश की 9 मिलियन की अधिकांश आबादी पठार पर केंद्रित है, जो ज्यूरिख, जिनेवा और बेसल समेत सबसे बड़े शहरों और आर्थिक केंद्रों की मेजबानी करता है। स्विट्जरलैंड की उत्पत्ति ऑस्ट्रिया और बरगंडी के खिलाफ सैन्य सफलताओं की एक श्रृंखला के बाद मध्य युग के अंत में स्थापित पुराने स्विस संघ से हुई है। 1291 के संघीय चार्टर को देश का संस्थापक दस्तावेज माना जाता है। पवित्र रोमन साम्राज्य से स्विस स्वतंत्रता को औपचारिक रूप से 1648 में वेस्टफेलिया की शांति में मान्यता दी गई थी। स्विट्जरलैंड ने 16वीं शताब्दी से सशस्त्र तटस्थता की नीति बनाए रखी है और 1815 के बाद से कोई अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नहीं लड़ा है। यह 2002 में ही संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ, लेकिन एक सक्रिय विदेश नीति अपनाता है जिसमें शांति निर्माण में लगातार भागीदारी शामिल है। स्विट्जरलैंड रेड क्रॉस का जन्म स्थान है और WTO, WHO, ILO, फीफा और संयुक्त राष्ट्र सहित अधिकांश प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के मुख्यालय या कार्यालयों की मेजबानी करता है। यह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA का संस्थापक सदस्य है, लेकिन यूरोपीय संघ EU, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र या यूरोजोन का हिस्सा नहीं है। हालांकि यह यूरोपीय एकल बाजार और शेंगेन क्षेत्र में भाग लेता है। स्विट्जरलैंड एक संघीय गणराज्य है जो 26 कैंटनों से बना है, जिसके संघीय अधिकारी बर्न में स्थित हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है, जहां प्रति वयस्क उच्चतम नाममात्र संपत्ति है और प्रति व्यक्ति 8वां उच्चतम सकल घरेलू उत्पाद GDP है। स्विट्जरलैंड 2021 से मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर है और आर्थिक प्रतिस्पर्धा और लोकतांत्रिक शासन सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मैट्रिक्स पर भी उच्च प्रदर्शन करता है। ज्यूरिख, जिनेवा और बेसल जैसे शहर जीवन की गुणवत्ता के मामले में सर्वोच्च स्थान पर हैं, हालांकि जीवन यापन की लागत कुछ उच्चतम है। इसके 4 मुख्य भाषाई और सांस्कृतिक क्षेत्र हैं: जर्मन, फ्रेंच, इतालवी और रोमांच। हालांकि अधिकांश स्विस जर्मन भाषी है। राष्ट्रीय पहचान काफी सामंजस्यपूर्ण है, जो एक सामान्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संघवाद और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे साझा मूल्यों और अल्पाइन प्रतीकवाद में निहित है। स्विस पहचान भाषा, जातीयता और धर्म से परे है, जिसके कारण स्विट्जरलैंड को एक राष्ट्र राज्य के बजाय एक विलेंस नेशन, इच्छाओं का राष्ट्र के रूप में वर्णित किया जाता है। अपनी भाषाई विविधता के कारण स्विट्जरलैंड को कई मूल नामों से जाना जाता है: स्वीज, जर्मन, स्विस, फ्रेंच, स्विजेरा, इतालवी और स्विजरा, रोमांस। सिक्को और टिकटों पर बोली जाने वाली भाषाओं के बजाय लैटिन नाम कन्फेडरेटियो हेल्वेटिका, जिसे अक्सर हेल्वेटिया के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। शब्द साधन का मतलब: स्विट्जरलैंड का नाम। अंग्रेजी नाम स्विट्जरलैंड स्विट्जर का एक रूप है, जो स्विस व्यक्ति के लिए एक अप्रचलित शब्द है जो 16वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान उपयोग में था, और भूमि। अंग्रेजी विशेषण स्विस फ्रेंच स्विस से लिया गया शब्द है, जो 16वीं शताब्दी से उपयोग में है। स्विट्जर नाम अलेमानिक श्वाइजर से लिया गया है, जो मूल रूप से श्विज और उसके संबंधित क्षेत्र का निवासी है, जो वाल्डस्टैट कैंटन में से एक है जिसने पुराने स्विस संघ के केंद्र का गठन किया था। 1499 के स्वाबियन युद्ध के बाद स्विस ने अपने लिए इस नाम को अपनाना शुरू किया, जिसका प्रयोग कन्फेडरेट्स ईडगेनोसिन, शाब्दिक रूप से शपथ द्वारा कामरेड शब्द के साथ किया जाता था, जिसका प्रयोग 14वीं शताब्दी से किया जाता रहा है। स्विट्जरलैंड CH के लिए डेटा कोड लैटिन कॉन्फेडरेटियो हेल्वेटिका, हेल्वेटिक कन्फेडरेशन से लिया गया है। शीर्ष नाम श्विस को पहली बार 972 में ओल्ड हाई जर्मन स्वीट्स के रूप में प्रमाणित किया गया था, जो शायद स्वीडन के जलाने CF पुराने नॉर्स स्विडाटू सिंगल बर्न से संबंधित था, जो जंगल के उस क्षेत्र का जिक्र करता था जिसे जला दिया गया था और साफ कर दिया गया था। निर्माण: यह नाम कैंटन के वर्चस्व वाले क्षेत्र तक बढ़ाया गया और 1499 के स्वाबियन युद्ध के बाद धीरे धीरे पूरे परिसंघ के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। देश का स्विस जर्मन नाम श्विज, कैंटन और बस्ती के समान है, लेकिन निश्चित लेख के उपयोग से अलग है। परिसंघ के लिए डी श्विज, लेकिन केवल श्विस कैंटन और कस्बे के लिए। स्विस जर्मन के लंबे को ऐतिहासिक रूप से और आज भी अक्सर II के बजाय Y लिखा जाता है, जिससे लिखित रूप में भी दोनों नामों की मूल पहचान बरकरार रहती है।
1848 में संघीय राज्य के गठन के बाद नेपोलियन हेल्वेटिक गणराज्य की याद दिलाते हुए लैटिन नाम कन्फेडरेटियो हेल्वेटिका को नवीकृत किया गया और धीरे धीरे पेश किया गया। यह 1879 के सिक्कों पर दिखाई दिया, 1902 में फेडरल पैलेस पर अंकित किया गया और 1948 के बाद आधिकारिक मुहर में इस्तेमाल किया गया। उदाहरण के लिए स्विस फ्रैंक के लिए ISO बैंकिंग कोड CHF और देश के शीर्ष स्तरीय डोमेन .ch दोनों राज्य के लैटिन नाम से लिए गए हैं। हेल्वेटिका रोमन युग से पहले स्विस पठार पर रहने वाली गॉलिश जनजाति हेल्वेटी से ली गई है। हेल्वेटिया 17वीं शताब्दी में जोहान कैस्पर वीसेनबैक के 1672 के नाटक में स्विस संघ के राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में दिखाई दिए। इतिहास। स्विट्जरलैंड का इतिहास। स्विट्जरलैंड राज्य ने 1848 में स्विस संघीय संविधान को अपनाने के साथ अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया। स्विट्जरलैंड के पूर्ववर्तियों ने 1291 में एक रक्षात्मक गठबंधन की स्थापना की, जिससे एक ढीला संघ बना जो सदियों तक कायम रहा। शुरुआत। स्विट्जरलैंड में होमिनिड अस्तित्व के सबसे पुराने निशान लगभग 1,50,000 साल पहले के हैं। स्विट्जरलैंड में सबसे पुरानी ज्ञात कृषि बस्तियां, जो गाचलिंगेन में पाई गईं, लगभग 5300 ईसा पूर्व की हैं। सबसे पहले ज्ञात जनजातियों ने हॉलस्टैट और लाटेने संस्कृतियों का निर्माण किया, जिनका नाम न्यूचैटेल झील के उत्तर की ओर लाटेने के पुरातात्विक स्थल के नाम पर रखा गया। लाटेने संस्कृति लगभग 450 ईसा पूर्व लौह युग के दौरान विकसित और फली फूली, संभवतः ग्रीक और एट्रस्केन सभ्यताओं से प्रभावित थी। सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय समूहों में से एक हेल्वेती था। जर्मनिक जनजातियों द्वारा लगातार परेशान किए जाने पर 58 ईसा पूर्व में हेल्वेती ने स्विस पठार को छोड़ने और पश्चिमी गैलिया में स्थानांतरित होने का फैसला किया। जूलियस सीजर की सेनाओं ने आज के पूर्वी फ्रांस में बिब्रेक्ट की लड़ाई में उनका पीछा किया और उन्हें हरा दिया, जिससे जनजाति को अपनी मातृभूमि में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 15 ईसा पूर्व में टिबेरियस, बाद में दूसरा रोमन सम्राट, और उसके भाई ड्रूसस ने आल्प्स पर विजय प्राप्त की और उन्हें रोमन साम्राज्य में एकीकृत किया। हेल्वेती के कब्जे वाला क्षेत्र पहले रोम के गैलिया बेल्गिका प्रांत और फिर उसके जर्मनिया सुपीरियर प्रांत का हिस्सा बन गया। आधुनिक स्विट्जरलैंड का पूर्वी भाग रोमन प्रांत रेटिया में एकीकृत किया गया था। सामान्य युग की शुरुआत के आसपास रोमनों ने विंडोनिसा नामक एक बड़ा शिविर बनाए रखा, जो अब विंडिश शहर के पास आरे और रीस नदियों के संगम पर एक खंडहर है। पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी स्विस पठार पर समृद्धि का युग था। एवेंटिकम, यूलिया इक्वेस्ट्रिस और ऑगस्टा राउरिका जैसे शहर उल्लेखनीय आकार तक पहुंच गए, जबकि ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों कृषि संपदा विले रस्टिका स्थापित की गईं। लगभग 260 ईपू में राइन के उत्तर में एग्री डेकुमेट्स क्षेत्र के पतन ने आज के स्विट्जरलैंड को साम्राज्य की सीमांत भूमि में बदल दिया। अल्मन्नी जनजातियों द्वारा बार बार छापे जाने से रोमन शहर और अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, जिससे आबादी को रोमन किलों के पास शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जैसे कि ऑगस्टा राउरिका के पास कैस्ट्रम राउरासिंस। साम्राज्य ने उत्तरी सीमा तथाकथित डोनॉइलर राइन लाइन्स पर रक्षा की एक और पंक्ति बनाई। चौथी शताब्दी के अंत में बढ़ते जर्मनिक दबाव ने रोमनों को रैखिक रक्षा अवधारणा को छोड़ने के लिए मजबूर किया। स्विस पठार अंततः जर्मनिक जनजातियों के लिए खुला था। प्रारंभिक मध्य युग में चौथी शताब्दी के अंत से आधुनिक स्विट्जरलैंड की पश्चिमी सीमा बर्गंडियन राजाओं के क्षेत्र का हिस्सा थी। अलेमानी ने 5वीं शताब्दी में स्विस पठार और 8वीं शताब्दी में आल्प्स की घाटियों को बसाया, जिससे अलेमानिया का निर्माण हुआ। आधुनिक स्विट्जरलैंड तब अलेमानिया और बर्गंडी राज्यों के बीच विभाजित था। 504 ईस्वी में टॉल्बियाक में अलेमानी पर क्लोविस प्रथम की जीत और बाद में बर्गंडियनों पर फ्रैंकिश प्रभुत्व के बाद पूरा क्षेत्र 6ठी शताब्दी में विस्तारित फ्रैंकिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 6ठी, 7वीं और 8वीं शताब्दी के शेष समय में स्विस क्षेत्र फ्रैंकिश आधिपत्य, मेरोविंगियन और कैरोलिंगियन राजवंशों के अधीन जारी रहे, लेकिन शार्लेमेन के तहत इसके विस्तार के बाद फ्रैंकिश साम्राज्य को 843 में वर्दुन की संधि द्वारा विभाजित किया गया था। के क्षेत्र वर्तमान स्विट्जरलैंड, मध्य फ्रांसिया और पूर्वी फ्रांसिया में विभाजित हो गया, जब तक कि वे 1000 ईस्वी के आसपास पवित्र रोमन साम्राज्य के तहत पुनः एकीकृत नहीं हो गए। 1200 तक स्विस पठार में सेवॉय, झरिंगर, हैप्सबर्ग और क्यबर्ग के घरों का प्रभुत्व शामिल था। कुछ क्षेत्रों उरी, श्विस, अंटरवाल्डेन, जिन्हें बाद में वाल्डस्टैटन के नाम से जाना जाता था, को साम्राज्य को पहाड़ी दर्रों पर सीधा नियंत्रण देने की शाही तात्कालिकता प्रदान की गई थी। 1263 में अपनी पुरुष वंशावली के विलुप्त होने के साथ 1264 ही में क्यबर्ग राजवंश का पतन हो गया।
राजा रूडोल्फ प्रथम 1273 में पवित्र रोमन सम्राट के अधीन हैब्सबर्ग ने क्यबर्ग भूमि पर दावा किया और उन पर कब्जा कर लिया और अपने क्षेत्र को पूर्वी स्विस पठार तक बढ़ा दिया। पुराना स्विस संघ ओल्ड स्विस कॉन्फेडरेसी मध्य आल्प्स के घाटी समुदायों के बीच एक गठबंधन था। संघ का संचालन विभिन्न छावनियों के कुलीनों और संरक्षकों द्वारा किया जाता था, जिन्होंने सामान्य हितों के प्रबंधन की सुविधा प्रदान की और पर्वतीय व्यापार मार्गों पर शांति सुनिश्चित की। 1291 के संघीय चार्टर को संघ का संस्थापक दस्तावेज माना जाता है, भले ही इसी तरह के गठबंधन दशकों पहले अस्तित्व में थे। दस्तावेज पर उरी, श्विस और अंटरवाल्डेन के ग्रामीण समुदायों के बीच सहमति हुई। 1353 तक 3 मूल छावनियां ग्लारस और जुग की छावनियों और ल्यूसर्न, ज्यूरिख और बर्न शहर राज्यों के साथ जुड़कर 8 राज्यों की पुरानी संघ बन गईं, जो 15वीं शताब्दी के अंत तक प्राप्त हुई। विस्तार से परिसंघ की शक्ति और धन में वृद्धि हुई। 1460 तक संघियों ने राइन के दक्षिण और पश्चिम से लेकर आल्प्स और जुरा पहाड़ों तक के अधिकांश क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया और रासायनिक और चिकित्सा अनुसंधान की परंपरा स्थापित करते हुए बेसल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। चिकित्सा संकाय के साथ 1470 के दशक के दौरान हैब्सबर्ग्स सेम-5 की लड़ाई, नेफेल्स की लड़ाई, चार्ल्स द बोल्ड ऑफ बरगंडी पर जीत और स्विस भाड़े के सैनिकों की सफलता के बाद इसमें वृद्धि हुई। 1499 में सम्राट मैक्सिमिलियन प्रथम की स्वाबियन लीग के खिलाफ स्वाबियन युद्ध में स्विस की जीत पवित्र रोमन साम्राज्य के भीतर वास्तविक स्वतंत्रता के समान थी। 1501 में बेसल और शेफहॉसेन ओल्ड स्विस कॉन्फेडरेसी में शामिल हो गए। इन प्रारंभिक युद्धों के दौरान संघ ने अजेयता की प्रतिष्ठा हासिल कर ली, लेकिन 1515 में मैरिग्नानो की लड़ाई में स्विस हार के साथ संघ के विस्तार को झटका लगा। इससे स्विस इतिहास का तथाकथित वीर युग समाप्त हो गया। 40 कुछ छावनियों में ज़्विंगली के सुधार की सफलता के कारण 1529 और 1531 में अंतरकैंटोनल धार्मिक संघर्ष कप्पेल के युद्ध हुए। इन आंतरिक युद्धों के 100 से अधिक वर्षों के बाद 1648 में वेस्टफेलिया की शांति के तहत यूरोपीय देशों ने पवित्र रोमन साम्राज्य से स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता और उसकी तटस्थता को मान्यता दी। स्विस इतिहास के प्रारंभिक आधुनिक काल के दौरान 30 साल के युद्ध के मद्देनजर वित्तीय संकट के साथ मिलकर कुलीन परिवारों के बढ़ते अधिनायकवाद ने 1653 के स्विस किसान युद्ध को जन्म दिया। इस संघर्ष की पृष्ठभूमि में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट छावनियों के बीच संघर्ष जारी रहा, जो 1656 में विल्मर्जेन के पहले युद्ध और 1712 में टोगेनबर्ग युद्ध या विल्मर्जेन के दूसरे युद्ध में और अधिक हिंसा में बदल गया। नेपोलियन युग 1798 में क्रांतिकारी फ्रांसीसी सरकार ने स्विट्जरलैंड पर आक्रमण किया और एक नया एकीकृत संविधान लागू किया। इसने देश की सरकार को केंद्रीकृत कर दिया, प्रभावी ढंग से छावनियों को समाप्त कर दिया। इसके अलावा मुल्हौसेन ने स्विट्जरलैंड छोड़ दिया और वाल्टेलिना घाटी सिसल्पाइन गणराज्य का हिस्सा बन गई। नया शासन, जिसे हेल्वेटिक गणराज्य के नाम से जाना जाता है, अत्यधिक अलोकप्रिय था। एक हमलावर विदेशी सेना ने सदियों की परंपरा को थोपा और नष्ट कर दिया, जिससे स्विट्जरलैंड एक फ्रांसीसी उपग्रह राज्य से ज्यादा कुछ नहीं रह गया। सितंबर 1798 में निडवाल्डेन विद्रोह का भयंकर फ्रांसीसी दमन फ्रांसीसी सेना की दमनकारी उपस्थिति और कब्जे के प्रति स्थानीय आबादी के प्रतिरोध का एक उदाहरण था। जब फ्रांस और उसके प्रतिद्वंद्वियों के बीच युद्ध छिड़ गया, तो रूसी और ऑस्ट्रियाई सेनाओं ने स्विट्जरलैंड पर आक्रमण कर दिया। स्विस ने हेल्वेटिक गणराज्य के नाम पर फ्रांसीसियों के साथ लड़ने से इनकार कर दिया। 1803 में नेपोलियन ने पेरिस में दोनों पक्षों के प्रमुख स्विस राजनेताओं की एक बैठक आयोजित की। मध्यस्थता अधिनियम का परिणाम था, जिसने बड़े पैमाने पर स्विस स्वायत्तता को बहाल किया और 19 कैंटनों का एक परिसंघ पेश किया। अब से स्विस राजनीति का अधिकांश हिस्सा केंद्रीय सरकार की आवश्यकता के साथ कैंटन की स्वशासन की परंपरा को संतुलित करने की चिंता होगी। 1815 में वियना की कांग्रेस ने स्विस स्वतंत्रता को पूरी तरह से फिर से स्थापित किया और यूरोपीय शक्तियों ने स्थायी स्विस तटस्थता को मान्यता दी। स्विस सैनिकों ने 1860 तक विदेशी सरकारों की सेवा की, जब वे गीता की घेराबंदी में लड़े। संधि ने स्विट्जरलैंड को वैलेस, न्यूचैटेल और जिनेवा की छावनियों के प्रवेश के साथ अपना क्षेत्र बढ़ाने की अनुमति दी। उसके बाद स्विट्जरलैंड की सीमाओं में केवल मामूली समायोजन देखा गया। संघीय राज्य देशभक्तों के लिए सत्ता की बहाली केवल अस्थायी थी।
बार बार होने वाली हिंसक झड़पों के साथ अशांति की अवधि के बाद, जैसे कि 1839 का ज्यूरिपुच, 1847 में गृहयुद्ध सोंडरबंडस्क्रीग छिड़ गया, जब कुछ कैथोलिक छावनियों ने एक अलग गठबंधन सोंडरबंड स्थापित करने की कोशिश की। युद्ध 1 महीने से भी कम समय तक चला, जिसमें 100 से भी कम लोग हताहत हुए, जिनमें से अधिकांश मैत्रीपूर्ण गोलीबारी के कारण थे। सोंडरबंडस्क्रीग का स्विट्जरलैंड के मनोविज्ञान और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। कौन? युद्ध ने अधिकांश स्विस लोगों को एकता और ताकत की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया। समाज के सभी वर्गों के स्विस, चाहे कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट, उदारवादी हो या रूढ़िवादी, ने महसूस किया कि उनके आर्थिक और धार्मिक हितों के विलय से कैंटन को अधिक लाभ होगा। इस प्रकार, जबकि शेष यूरोप में क्रांतिकारी विद्रोह हुए, स्विस ने एक संविधान तैयार किया जो एक संघीय लेआउट प्रदान करता था। इसका अधिकांश भाग अमेरिकी उदाहरण से प्रेरित था। इस संविधान ने छावनियों को स्थानीय मुद्दों पर स्वशासन का अधिकार देते हुए केंद्रीय प्राधिकार प्रदान किया। उन लोगों को श्रेय देते हुए जिन्होंने कैंटन सोंडरबंड कांटोन की शक्ति का समर्थन किया। राष्ट्रीय असेंबली को एक उच्च सदन, राज्यों की परिषद, प्रति कैंटन 2 प्रतिनिधि, और एक निचले सदन, राष्ट्रीय परिषद, के बीच विभाजित किया गया, जिसमें से चुने गए प्रतिनिधि शामिल थे। देश भर में किसी भी संशोधन के लिए जनमत संग्रह अनिवार्य कर दिया गया। इस नए संविधान ने स्विट्जरलैंड में कुलीन वर्ग की कानूनी शक्ति को समाप्त कर दिया। वजन और माप की एक एकल प्रणाली शुरू की गई और 1850 में स्विस फ्रैंक स्विस एकल मुद्रा बन गया, जिसे 1934 में WIR फ्रैंक द्वारा पूरक किया गया। संविधान के अनुच्छेद 11 ने विदेश में सेवा करने के लिए सैनिकों को भेजने पर रोक लगा दी, जो विदेशी मुद्रा के अंत का प्रतीक है। सेवा। यह होलीसी की सेवा की उम्मीद के साथ आया था और स्विस अभी भी 1860 में गीता की घेराबंदी में मौजूद स्विस गार्ड के साथ 2 सिसिली के फ्रांसिस द्वितीय की सेवा करने के लिए बाध्य थे। संविधान का एक महत्वपूर्ण खंड यह था कि यदि आवश्यक हो तो इसे पूरी तरह से फिर से लिखा जा सकता है। इस प्रकार इसे एक समय में एक संशोधन के बजाय समग्र रूप से विकसित करने में सक्षम बनाया जा सकता है। यह आवश्यकता जल्द ही स्वयं सिद्ध हो गई जब जनसंख्या में वृद्धि और उसके बाद हुई औद्योगिक क्रांति के कारण संविधान को तदनुसार संशोधित करने का आह्वान किया गया। जनसंख्या ने 1872 में प्रारंभिक मसौदे को अस्वीकार कर दिया, लेकिन संशोधनों के कारण 1874 में इसे स्वीकार कर लिया गया। इसने संघीय स्तर पर कानूनों के लिए वैकल्पिक जनमत संग्रह की शुरुआत की। इसने रक्षा, व्यापार और कानूनी मामलों के लिए संघीय जिम्मेदारी भी स्थापित की। 1891 में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के असामान्य रूप से मजबूत तत्वों के साथ संविधान को संशोधित किया गया था, जो आज भी अद्वितीय है। आधुनिक इतिहास। किसी भी विश्व युद्ध के दौरान स्विट्जरलैंड पर आक्रमण नहीं किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्विट्जरलैंड क्रांतिकारी और सोवियत संघ के संस्थापक व्लादिमीर इलिच उल्यानोव, व्लादिमीर लेनिन, का घर था, जो 1917 तक वहां रहे। 1917 में अल्पकालिक ग्रिमहॉफमैन मामले से स्विस तटस्थता पर गंभीरता से सवाल उठाया गया था। 1920 में सैन्य आवश्यकताओं से छूट मिलने के बाद स्विट्जरलैंड राष्ट्र संघ में शामिल हो गया, जो जिनेवा में स्थित था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनों द्वारा विस्तृत आक्रमण योजनाएं तैयार की गईं, लेकिन स्विट्जरलैंड पर कभी हमला नहीं किया गया। स्विट्जरलैंड सैन्य निरोध, जर्मनी को रियायतें और अच्छे भाग्य के संयोजन के माध्यम से स्वतंत्र रहने में सक्षम था, क्योंकि युद्ध के दौरान बड़ी घटनाओं में हस्तक्षेप हुआ था। युद्ध की अवधि के लिए कमांडर इन चीफ नियुक्त जनरल हेनरी गुइसन ने सशस्त्र बलों की सामान्य लामबंदी का आदेश दिया। स्विस सैन्य रणनीति सीमाओं पर स्थिर रक्षा से बदलकर आल्प्स में ऊंचे स्थान पर मजबूत, अच्छी तरह से भंडारित पदों पर संगठित दीर्घकालिक शरण और वापसी में बदल गई, जिसे रेडवुड के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड दोनों पक्षों द्वारा जासूसी के लिए एक महत्वपूर्ण आधार था और अक्सर धुरी और मित्र देशों के बीच संचार में मध्यस्थता करता था। स्विट्जरलैंड के व्यापार को मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों दोनों ने अवरुद्ध कर दिया था। आक्रमण की कथित संभावना और अन्य व्यापारिक साझेदारों की उपलब्धता के अनुसार नाजी जर्मनी को आर्थिक सहयोग और ऋण का विस्तार अलग अलग था। 1942 में विची फ्रांस के माध्यम से एक महत्वपूर्ण रेल लिंक के टूटने के बाद रियायतें चरम पर पहुंच गई, जिससे स्विट्जरलैंड लिक्टेनस्टीन के साथ एक्सिस नियंत्रित क्षेत्र द्वारा व्यापक दुनिया से पूरी तरह से अलग हो गया। युद्ध के दौरान स्विट्जरलैंड ने जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की सहायता से 3 लाख से अधिक शरणार्थियों को नजरबंद कर दिया। सख्त आप्रवासन और शरण नीतियों और नाजी जर्मनी के साथ वित्तीय संबंधों ने 20वीं सदी के अंत में ही विवाद खड़ा कर दिया।
युद्ध के दौरान स्विस वायुसेना ने दोनों पक्षों के विमानों को शामिल किया। मई और जून 1940 में 11 घुसपैठ करने वाले लुफ्टवाफे विमानों को मार गिराया। फिर जर्मनी से धमकियों के बाद नीति में बदलाव के बाद अन्य घुसपैठियों को मार गिराया। 100 से अधिक मित्र देशों के बमवर्षकों और उनके दल को नजरबंद कर दिया गया। 1940 और 1945 के बीच स्विट्जरलैंड पर मित्र राष्ट्रों द्वारा बमबारी की गई, जिससे मौतें हुई और संपत्ति की क्षति हुई। जिन शहरों और कस्बों पर बमबारी की गई उनमें बेसल, ब्रूसियो, चियासो, कॉर्नोल, जिनेवा, कोब्लेंस, नीडरवेनिंगेन, राफ्स, रेनेस, समेदान, शेफहाउसेन, स्टीन एम राइन, टेगरविलेन, थायनगेन, वाल्स और ज्यूरिक शामिल थे। मित्र देशों की सेनाओं ने कहा कि बमबारी, जिसने युद्ध के 96वें अनुच्छेद का उल्लंघन किया, नेविगेशन त्रुटियों, उपकरण विफलता, मौसम की स्थिति और पायलट त्रुटियों के परिणामस्वरूप हुई। स्विस ने डर और चिंता व्यक्त की कि बमबारी का उद्देश्य नाजी जर्मनी के साथ आर्थिक सहयोग और तटस्थता को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड पर दबाव डालना था। इंग्लैंड में कोर्ट मार्शल की कार्यवाही हुई। अमेरिका ने क्षतिपूर्ति के लिए SFR 62 176 433.06 का भुगतान किया। शरणार्थियों के प्रति स्विट्जरलैंड का रवैया जटिल और विवादास्पद था। युद्ध के दौरान इसने 3 लाख से अधिक शरणार्थियों को प्रवेश दिया, जबकि हजारों से अधिक को मना कर दिया, जिनमें नाजियों द्वारा सताए गए यहूदी भी शामिल थे। युद्ध के बाद स्विस सरकार ने श्वाइजरस्पेंडे नामक धर्मार्थ निधि के माध्यम से क्रेडिट निर्यात किया और यूरोप की वसूली में मदद करने के लिए मार्शल योजना को दान दिया। इन प्रयासों से अंततः स्विस अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ। शीत युद्ध के दौरान स्विस अधिकारियों ने स्विस परमाणु बम के निर्माण पर विचार किया। फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्यूरिक के पॉल शेरर जैसे अग्रणी परमाणु भौतिकविदों ने इसे एक यथार्थवादी संभावना बना दिया। 1988 में न्यूट्रॉन प्रकीर्णन प्रौद्योगिकियों के चिकित्सीय उपयोग का पता लगाने के लिए उनके नाम पर पॉल शेरर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। रक्षा बजट के साथ वित्तीय समस्याओं और नैतिक विचारों ने पर्याप्त धन आवंटित करने से रोक दिया और 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को एक वैध विकल्प के रूप में देखा गया। 1988 तक परमाणु हथियार बनाने की योजनाएं रद्द कर दी गई। स्विट्जरलैंड 1963 में यूरोप परिषद में शामिल हो गया। स्विट्जरलैंड महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला आखिरी पश्चिमी गणराज्य 1984 में लिक्टेनस्टीन की रियासत था। कुछ स्विस कैंटन ने इसे 1959 में मंजूरी दे दी, जबकि संघीय स्तर पर इसे 1971 में हासिल किया गया था। सत्यापन विफल रहा और प्रतिरोध के बाद आखिरी कैंटन एपेंजिल इनरहोडेन केवल 2 बचे हुए लैंड्सगेमेंडे में से एक में ग्लारस 1990 में। संघीय स्तर पर मताधिकार प्राप्त करने के बाद महिलाएं तेजी से राजनीतिक महत्व में बढ़ी। 7 सदस्यीय संघीय परिषद की कार्यकारिणी में पहली महिला एलिजाबेथ कोप थी, जिन्होंने 1984 से 1989 तक सेवा की, और पहली महिला अध्यक्ष 1999 में रूथ ड्रेफस थी। 1979 में बर्न के कैंटन के क्षेत्रों ने बर्नी से स्वतंत्रता प्राप्त की, जिससे जुरा का नया कैंटन बना। 18 अप्रैल 1999 को स्विस आबादी और कैंटन ने पूरी तरह से संशोधित संघीय संविधान के पक्ष में मतदान किया। 2002 में स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बन गया, जिससे वेटिकन सिटी संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के बिना अंतिम व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त राज्य बन गया। स्विट्जरलैंड EFTA का संस्थापक सदस्य है, लेकिन यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र EEA का नहीं। यूरोपीय संघ में सदस्यता के लिए एक आवेदन मई 1992 में भेजा गया था, लेकिन दिसंबर 1992 में EEA को अस्वीकार करने के बाद से यह आगे नहीं बढ़ पाया। 50 जब स्विट्जरलैंड ने EEA पर जनमत संग्रह कराया था। यूरोपीय संघ के मुद्दे पर कई जनमत संग्रह हुए। नागरिकों के विरोध के कारण सदस्यता आवेदन वापस ले लिया गया। बहरहाल, स्विस कानून धीरे धीरे यूरोपीय संघ के अनुरूप बदल रहा है और सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। 1995 में ऑस्ट्रिया के प्रवेश के बाद से स्विट्जरलैंड लिक्टेनस्टीन के साथ यूरोपीय संघ से घिरा हुआ है। 5 जून 2005 को स्विस मतदाताओं ने शेंगेन संधि में शामिल होने के लिए 55% बहुमत से सहमति व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप यूरोपीय संघ के टिप्पणीकारों ने इसे समर्थन का संकेत माना। सितंबर 2020 में स्विस पीपुल्स पार्टी SVP द्वारा यूरोपीय संघ से लोगों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाले समझौते को समाप्त करने के लिए वोट के लिए एक जनमत संग्रह पेश किया गया था। हालांकि मतदाताओं ने आप्रवासन पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करने के प्रयास को अस्वीकार कर दिया और प्रस्ताव को लगभग 63% से 37% के अंतर से हरा दिया। 9 फरवरी 2014 को
50.3% स्विस मतदाताओं ने आव्रजन को प्रतिबंधित करने के लिए स्विस पीपुल्स पार्टी SVP द्वारा शुरू की गई एक मतपत्र पहल को मंजूरी दे दी। इस पहल को ज्यादातर ग्रामीण 57.6% अनुमोदन और उपनगरीय समूहों 51.2% अनुमोदन और पृथक कस्बों 51.3% अनुमोदन के साथ साथ टिसिनो में एक मजबूत बहुमत 69.2% अनुमोदन का समर्थन प्राप्त था, जबकि महानगरीय केंद्र 58.5% अस्वीकृति और फ्रेंच भाषी भाग 58.5% अस्वीकृति ने इसे अस्वीकार कर दिया। 63 दिसंबर 2016 में यूरोपीय संघ के साथ एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसने यूरोपीय संघ के नागरिकों पर कोटा समाप्त कर दिया, लेकिन फिर भी स्विस आधारित नौकरी आवेदकों के साथ अनुकूल व्यवहार की अनुमति दी गई। 27 सितंबर 2020 को 62% स्विस मतदाताओं ने SVP द्वारा मुक्त आंदोलन विरोधी जनमत संग्रह को खारिज कर दिया। भूगोल। स्विट्जरलैंड का भूगोल। पश्चिम मध्य यूरोप में आल्प्स के उत्तर और दक्षिण की ओर फैला हुआ स्विट्जरलैंड अपने 41,285 वर्ग किलोमीटर 15,940 वर्ग मील में विविध परिदृश्य और जलवायु को शामिल करता है। स्विट्जरलैंड अक्षांश 45 डिग्री और 48 डिग्री उत्तर और देशांतर 5 डिग्री और 11 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। इसमें 3 बुनियादी स्थलाकृतिक क्षेत्र शामिल है। दक्षिण में स्विस आल्प्स, स्विस पठार या केंद्रीय पठार और पश्चिम में जुरा पर्वत। आल्प्स देश के मध्य और दक्षिण में फैली एक पर्वत श्रृंखला है जो देश के क्षेत्रफल का लगभग 60% है। अधिकांश जनसंख्या स्विस पठार पर रहती है। स्विस आल्प्स में कई ग्लेशियर हैं जो 1063 वर्ग किलोमीटर 410 वर्ग मील को कवर करते हैं। इनसे राइन, इन, टिसिनो और रोन जैसी कई प्रमुख नदियों का स्रोत निकलता है जो 4 मुख्य दिशाओं में बहती है और पूरे यूरोप में फैलती है। हाइड्रोग्राफिक नेटवर्क में मध्य और पश्चिमी यूरोप के ताजे पानी के कई सबसे बड़े निकाय शामिल हैं, जिनमें लेक जिनेवा, फ्रेंच में लेक लेमन, लेक कॉन्स्टेंस, जर्मन में बोडेंसी और लेक मैगिगोर शामिल है। स्विट्जरलैंड में 1500 से अधिक झीलें हैं और इसमें यूरोप का 6% ताज़ा पानी मौजूद है। झीलें और ग्लेशियर राष्ट्रीय क्षेत्र के लगभग 6% हिस्से को कवर करते हैं। जिनेवा झील सबसे बड़ी झील है और फ्रांस के साथ साझा की जाती है। रॉन जिनेवा झील का मुख्य स्रोत और बहिर्वाह दोनों है। लेक कॉन्स्टेंस दूसरी सबसे बड़ी झील है और जिनेवा झील की तरह ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सीमा पर राइन द्वारा एक मध्यवर्ती कदम है, जबकि रॉन फ्रांसीसी कैमरक क्षेत्र में भूमध्य सागर में बहती है और राइन रॉटरडैम में उत्तरी सागर में बहती है। लगभग 1000 किलोमीटर 620 मील की दूरी पर दोनों झरने स्विस आल्प्स में केवल 22 किलोमीटर 14 मील की दूरी पर हैं। 48 पर्वत 4000 मीटर 13,000 फीट या उससे अधिक ऊंचे हैं। 66 4634 मीटर 15,203 फीट पर मोंटे रोजा सबसे ऊंचा है, हालांकि मैटरहॉर्न 4478 मीटर या 14,692 फीट सबसे प्रसिद्ध है। दोनों पेनिन आल्प्स के भीतर इटली की सीमा पर वेलेस के कैंटन में स्थित हैं। गहरी हिमनदी लॉटरब्रुन्नन घाटी के ऊपर बर्नीज आल्प्स का खंड, जिसमें 72 झरने हैं, जंगफ्राउ 4158 मीटर या 13,642 फीट, ईगर और मोज चोटियों और इसकी कई सुरम्य घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण पूर्व में सेंट मोरिट्स को घेरने वाली लंबी एंगाडिन घाटी भी प्रसिद्ध है। पड़ोसी बर्निना आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी पिस बर्निना 4049 मीटर या 13,284 फीट है। स्विस पठार में अधिक खुले और पहाड़ी परिदृश्य हैं। आंशिक रूप से जंगल, आंशिक रूप से खुले चरागाह, आमतौर पर चरने वाले झुंड या सब्जियों और फलों के खेत, लेकिन यह अभी भी पहाड़ी है। वहाँ बड़ी बड़ी झीलें और सबसे बड़े स्विस शहर पाए जाते हैं। स्विट्जरलैंड में 2 छोटे एन्क्लेव हैं। बुसिंगन जर्मनी से संबंधित है, जबकि कैंपियोन d'Italia इटली से संबंधित है। स्विट्जरलैंड में कोई एक्सक्लेव नहीं है। जलवायु। स्विस जलवायु आमतौर पर समशीतोष्ण है, लेकिन विभिन्न इलाकों में बहुत भिन्न हो सकती है। पहाड़ों की चोटियों पर हिमनद की स्थिति से लेकर स्विट्जरलैंड के दक्षिणी सिरे पर भूमध्यसागरीय जलवायु तक। स्विट्जरलैंड के दक्षिणी भाग में कुछ घाटी क्षेत्रों में ठंडे प्रतिरोधी ताड़ के पेड़ पाए जाते हैं। ग्रीष्मकाल कभी कभी गर्म और आर्द्र होता है और समय समय पर वर्षा होती है, जो चारागाहों के लिए आदर्श है। पहाड़ों में कम आर्द्र सर्दियों में स्थिर स्थितियों के सप्ताह लंबे अंतराल देखने को मिल सकते हैं। साथ ही निचली भूमियां ऐसी अवधियों के दौरान उल्टाव से पीड़ित होती है, जिससे सूर्य छिप जाता है।
मौसम की एक घटना जिसे फोहन चिनूक हवा के समान प्रभाव के साथ के रूप में जाना जाता है, किसी भी समय हो सकती है और अप्रत्याशित रूप से गर्म हवा की विशेषता है जो दक्षिण की ओर ढलानों पर वर्षा अवधि के दौरान आल्प्स के उत्तर में कम सापेक्ष आर्द्रता वाली हवा लाती है। यह आल्प्स में दोनों तरीकों से काम करता है, लेकिन आने वाली हवा के लिए तेज कदम के कारण दक्षिण से बहने पर यह अधिक कुशल है। घाटियां फैली है दक्षिण से उत्तर सबसे अच्छा प्रभाव सक्रिय करती है। सबसे शुष्क स्थितियां सभी आंतरिक अल्पाइन घाटियों में बनी रहती है, जहां कम वर्षा होती है, क्योंकि आने वाले बादल इन क्षेत्रों तक पहुंचने से पहले पहाड़ों को पार करते समय अपनी नमी की मात्रा खो देते हैं। ग्रुबंडेन जैसे बड़े अल्पाइन क्षेत्र पूर्व अल्पाइन क्षेत्रों की तुलना में शुष्क रहते हैं और वैलेस की मुख्य घाटी की तरह वाइन अंगूर वहां उगाए जाते हैं। सबसे अधिक आर्द्र परिस्थितियां उच्च आल्प्स और टिसिनो कैंटन में बनी रहती है, जहां बहुत अधिक धूप होती है, फिर भी समय समय पर भारी वर्षा होती है। वर्षा पूरे वर्ष मध्यम रूप से फैली रहती है, गर्मियों में चरम पर होती है। शरद ऋतु सबसे शुष्क मौसम है, सर्दियों में गर्मियों की तुलना में कम वर्षा होती है, फिर भी स्विट्जरलैंड में मौसम का पैटर्न स्थिर जलवायु प्रणाली में नहीं है। वे बिना किसी सख्त और पूर्वानुमेय अवधि के साल दर साल भिन्न हो सकते हैं। पर्यावरण। स्विट्जरलैंड में 2 स्थलीय पारिस्थितिक क्षेत्र हैं, पश्चिमी यूरोपीय चौड़ी पत्ती वाले वन और आल्प्स शंकुधारी और मिश्रित वन। स्विट्जरलैंड की कई छोटी छोटी घाटियां जो ऊंचे पहाड़ों से अलग हैं, अक्सर अद्वितीय पारिस्थितिकी की मेजबानी करती है। पर्वतीय क्षेत्र स्वयं पौधों की एक समृद्ध श्रृंखला प्रदान करते हैं जो अन्य ऊंचाई पर नहीं पाए जाते हैं। अल्पाइन क्षेत्र की जलवायु, भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। 2014 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार पर्यावरणीय सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अपने उच्च स्कोर, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों, पनबिजली और भूतापीय ऊर्जा पर इसकी भारी निर्भरता के कारण स्विट्जरलैंड पर्यावरण की सुरक्षा में 132 देशों में पहले स्थान पर है और इसका ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का स्तर 2020 में यह 180 देशों में से तीसरे स्थान पर था। देश ने 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक जीएचजी उत्सर्जन में 50% की कटौती करने का वादा किया है और 2050 तक शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने की योजना है। हालांकि स्विट्जरलैंड में जैव क्षमता तक पहुंच विश्व औसत से बहुत कम है। 2016 में स्विट्जरलैंड के क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जैव क्षमता 1.0 हेक्टेयर थी, जो विश्व औसत 1.6 से 40% कम है। इसके विपरीत 2016 में स्विस खपत के लिए 4.6 हेक्टेयर जैव क्षमता की आवश्यकता थी। उनका पारिस्थितिक पदचिह्न स्विस क्षेत्र जितना समर्थन कर सकता है उससे 4.6 गुना अधिक। शेष अन्य देशों और साझा संसाधनों जैसे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से प्रभावित वातावरण से आता है। स्विट्जरलैंड का 2019 फॉरेस्ट लैंडस्केप इंटीग्रिटी इंडेक्स का औसत स्कोर 3.53 था, जो इसे 172 देशों में से विश्व स्तर पर 150वें स्थान पर रखता है। शहरीकरण। स्विट्जरलैंड के शहर लगभग 85% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। स्विट्जरलैंड 1930 से 2000 तक एक बड़े पैमाने पर ग्रामीण देश से शहरी देश बन गया। 1935 के बाद शहरी विकास ने स्विस परिदृश्य का उतना ही दावा किया जितना कि पिछले 2000 वर्षों के दौरान किया था। शहरी फैलाव पठार, जुरा और अल्पाइन तलहटी को प्रभावित करता है, जिससे भूमि उपयोग के बारे में चिंताएं बढ़ जाती है। 21वीं सदी के दौरान शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि ग्रामीण इलाकों की तुलना में अधिक है। स्विट्जरलैंड में पूरक बड़े, मध्यम और छोटे शहरों का घना नेटवर्क है। पठार घनी आबादी वाला है और प्रति किमी 2 पर लगभग 400 लोग रहते हैं और परिदृश्य मानव उपस्थिति के निर्बाध संकेत दिखाता है। सबसे बड़े महानगरीय क्षेत्रों ज्यूरिख, जिनेवा, लोजिन, बेसल और बर्न का वजन बढ़ने लगता है। इन शहरी क्षेत्रों का महत्व उनकी आबादी से कहीं अधिक है। ये शहरी केंद्र अपने उच्च गुणवत्ता वाले जीवन के लिए पहचाने जाते हैं। 2019 में औसत जनसंख्या घनत्व 215.2 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर 557 वर्ग मील था। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े कैंटन ग्रुबंडेन में, जो पूरी तरह से आल्प्स में स्थित है, जनसंख्या घनत्व 28.0 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर 73 वर्ग मील तक गिर जाता है। 84-30 अपनी बड़ी शहरी राजधानी के साथ ज्यूरिख के कैंटन में घनत्व 926.8 प्रति वर्ग किलोमीटर 400 वर्ग मील है। सरकार और राजनीति। स्विट्जरलैंड की राजनीति
1848 में अपनाया गया संघीय संविधान स्विट्जरलैंड के संघीय राज्य का कानूनी आधार है। 1999 में एक नया स्विस संविधान अपनाया गया जिसने संघीय ढांचे में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किए। यह सार्वजनिक मामलों में व्यक्तियों और नागरिकों की भागीदारी के अधिकारों को रेखांकित करता है, परिसंघ और छावनियों के बीच शक्तियों को विभाजित करता है और संघीय क्षेत्राधिकार और प्राधिकरण को परिभाषित करता है। 3 मुख्य निकाय संघीय स्तर पर शासन करते हैं: द्विसदनीय संसद, विधान, संघीय परिषद, कार्यकारी और संघीय न्यायालय, न्यायिक। संसद। स्विस संसद में 2 सदन होते हैं: राज्यों की परिषद जिसमें 46 प्रतिनिधि होते हैं, प्रत्येक कैंटन से 2 और प्रत्येक आधे कैंटन से 1, जो प्रत्येक कैंटन द्वारा निर्धारित प्रणाली के तहत चुने जाते हैं, और राष्ट्रीय परिषद जिसमें 200 सदस्य होते हैं, जो प्रत्येक कैंटन की जनसंख्या को दर्शाते हुए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत चुने जाते हैं। सदस्य 4 साल के लिए अंशकालिक सेवा करते हैं। एक मिलिसिस्टम या नागरिक विधायिका। जब दोनों सदन संयुक्त सत्र में होते हैं तो उन्हें सामूहिक रूप से संघीय विधानसभा के रूप में जाना जाता है। जनमत संग्रह के माध्यम से नागरिक संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को चुनौती दे सकते हैं और पहल के माध्यम से संघीय संविधान में संशोधन पेश कर सकते हैं, जिससे स्विट्जरलैंड एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र बन जाएगा। संघीय परिषद। संघीय परिषद संघीय सरकार, संघीय प्रशासन को निर्देशित करती है और राज्य के सामूहिक प्रमुख के रूप में कार्य करती है। यह 7 सदस्यों का एक कॉलेजियम निकाय है जिसे संघीय असेंबली द्वारा 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, जो परिषद की देखरेख भी करता है। परिसंघ के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा द्वारा 7 सदस्यों में से पारंपरिक रूप से रोटेशन में और 1 साल के कार्यकाल के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति सरकार की अध्यक्षता करता है और प्रतिनिधि कार्यों को निष्पादित करता है। राष्ट्रपति एक प्रधान व्यक्ति होता है जिसके पास कोई अतिरिक्त शक्तियां नहीं होती और वह प्रशासन के भीतर एक विभाग का प्रमुख बना रहता है। सरकार 1959 से 4 प्रमुख राजनीतिक दलों का गठबंधन रही है। प्रत्येक पार्टी के पास कई सीटें हैं, जो मोटे तौर पर संघीय संसद में मतदाताओं और प्रतिनिधित्व में उसकी हिस्सेदारी को दर्शाती है। 1959 से 2003 तक 2 CVP PDC, 2 SPS PSS, 2 FDP PRD और 1 SVP UDC का क्लासिक वितरण जादुई फॉर्मूला के रूप में जाना जाता था। 2015 के संघीय परिषद चुनावों के बाद संघीय परिषद की 7 सीटें इस प्रकार वितरित की गई: सेंटर पार्टी डाई मिट्टे के लिए 1 सीट, फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी FDP PRD के लिए 2 सीटें, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPS PSS के लिए 2 सीटें, स्विस पीपुल्स पार्टी SVP UDC के लिए 2 सीटें। सुप्रीम कोर्ट। संघीय सर्वोच्च न्यायालय का कार्य कैंटोनल या संघीय अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनना है। न्यायाधीशों को संघीय विधानसभा द्वारा 6 साल के लिए चुना जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड में मतदान। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और संघवाद स्विस राजनीतिक व्यवस्था की पहचान है। स्विस नागरिक 3 कानूनी न्याय क्षेत्रों के अधीन है: नगरपालिका, कैंटन और संघीय स्तर। 1848 और 1999 के स्विस संविधान प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक प्रणाली को परिभाषित करते हैं। कभी कभी इसे अर्धप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र की संस्थाएं शामिल है। संघीय स्तर पर इस प्रणाली के उपकरण, जिन्हें लोकप्रिय अधिकारों के रूप में जाना जाता है, जर्मन वोक्सरेच्टे, फ्रेंच ड्रोइट्स पॉपुलर, इटालियन डिरेक्टी पॉपुलारी में एक संघीय पहल और एक जनमत संग्रह प्रस्तुत करने का अधिकार शामिल है, जो दोनों पलट सकते हैं। संसदीय निर्णय। संघीय जनमत संग्रह बुलाकर नागरिकों का एक समूह 100 दिनों के भीतर कानून के खिलाफ 50,000 हस्ताक्षर इकट्ठा करके संसद द्वारा पारित कानून को चुनौती दे सकता है। यदि ऐसा है तो एक राष्ट्रीय वोट निर्धारित किया जाता है, जहां मतदाता साधारण बहुमत से निर्णय लेते हैं कि कानून को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। कोई भी 8 कैंटन संघीय कानून पर संवैधानिक जनमत संग्रह भी बुला सकते हैं। इसी तरह संघीय संवैधानिक पहल नागरिकों को राष्ट्रीय वोट में संवैधानिक संशोधन करने की अनुमति देती है, यदि 1 लाख मतदाता 18 महीने के भीतर प्रस्तावित संशोधन पर हस्ताक्षर करते हैं। संघीय परिषद और संघीय विधानसभा प्रस्तावित संशोधन को एक प्रतिप्रस्ताव के साथ पूरक कर सकती है। फिर यदि दोनों प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाते हैं तो मतदाताओं को मतपत्र पर प्राथमिकता बतानी होगी। संवैधानिक संशोधन, चाहे पहल द्वारा या संसद में पेश किए गए हों, राष्ट्रीय लोकप्रिय वोट और लोकप्रिय कैंटोनल वोटों के दोहरे बहुमत से स्वीकार किए जाने चाहिए। छावनियां संघीय राज्य है।
उनके पास स्थायी संवैधानिक दर्जा है और अन्य देशों की तुलना में उच्च स्तर की स्वतंत्रता है। संघीय संविधान के तहत सभी 26 कैंटोनों की स्थिति समान है, सिवाय इसके कि 6 अक्सर अर्ध कैंटोनों के रूप में संदर्भित का प्रतिनिधित्व राज्यों की परिषद में 2 के बजाय एक पार्षद द्वारा किया जाता है और उनके पास केवल आधा कैंटोनल वोट होता है। संवैधानिक संशोधनों पर जनमत संग्रह में कैंटोनल बहुमत की आवश्यकता है। प्रत्येक कैंटन का अपना संविधान और अपनी संसद, सरकार, पुलिस और अदालतें हैं। हालांकि व्यक्तिगत छावनियों को परिभाषित करने में काफी भिन्नताएं हैं, विशेष रूप से जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में। उनकी आबादी 16,003 एपेंजेल इनरहोडेन और 487,969 ज्यूरिख के बीच भिन्न है और उनका क्षेत्रफल 37 किलोमीटर 214 वर्ग मील बेसलस्टेड और 7,105 किलोमीटर 2,743 वर्ग मील ग्रिसन के बीच है। नगर पालिकाओं। स्विट्जरलैंड की नगर पालिकाएं 2018 तक कैंटन में 2,222 नगर पालिकाएं शामिल थी। संघीय शहर 1,848 तक शिथिल युग्मित परिसंघ के पास कोई केंद्रीय राजनीतिक संगठन नहीं था। पूरे परिसंघ को प्रभावित करने वाले मुद्दे विभिन्न स्थानों पर समय पर बैठकों का विषय थे। 1,848 में संघीय संविधान ने प्रावधान किया कि संघीय संस्थानों से संबंधित विवरण जैसे कि उनके स्थान को संघीय विधानसभा बीवी 1,848 कला 108 द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। इस प्रकार 28 नवंबर 1848 को संघीय असेंबली ने बर्न में सरकार की सीट का पता लगाने के लिए और एक प्रोटोटाइप संघीय समझौते के रूप में अन्य संघीय संस्थानों जैसे कि फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल 1,854 बाद में ETH को ज्यूरिख को सौंपने के लिए बहुमत से मतदान किया और ल्यूसन के अन्य संस्थान जैसे बाद में SUVA 1912 और संघीय बीमा न्यायालय 1917। अन्य संघीय संस्थानों को बाद में लॉजिन 1872 में संघीय सुप्रीम कोर्ट और 1969 में EPFL बेलिंजोना संघीय आपराधिक न्यायालय 2004 और सेंट गैलेन संघीय प्रशासनिक न्यायालय और संघीय पेटेंट न्यायालय 2012 को जिम्मेदार ठहराया गया। 1999 के संविधान में संघीय शहर का उल्लेख नहीं है और संघीय परिषद ने अभी तक इस मामले को संबोधित नहीं किया है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड के किसी भी शहर को राजधानी या संघीय शहर की आधिकारिक स्थिति प्राप्त नहीं है। फिर भी बर्न को आमतौर पर फेडरल सिटी, जर्मन बुंडेसस्टेड, फ्रेंच विले फेडरेल, इटालियन सिट्टा फेडरेल कहा जाता है। विदेशी संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। स्विट्जरलैंड के विदेशी संबंध। परंपरागत रूप से स्विट्जरलैंड उन गठबंधनों से बचता है जिनमें सैन्य, राजनीतिक या प्रत्यक्ष आर्थिक कार्रवाई शामिल हो सकती है और 1515 में अपने विस्तार की समाप्ति के बाद से तटस्थ रहा है। इसकी तटस्थता की नीति को 1815 में वियना की कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई थी। स्विस तटस्थता पर कई बार सवाल उठाए गए हैं। 2002 में स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बन गया। जनमत संग्रह द्वारा इसमें शामिल होने वाला यह पहला राज्य था। स्विट्जरलैंड लगभग सभी देशों के साथ राजनयिक संबंध रखता है और ऐतिहासिक रूप से अन्य राज्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता रहा है। स्विट्जरलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। 1990 के दशक की शुरुआत से स्विस लोगों ने लगातार सदस्यता को अस्वीकार कर दिया है। हालांकि स्विट्जरलैंड शेंगेन क्षेत्र में भाग लेता है। तटस्थता की नीति के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के मुख्यालय स्विट्जरलैंड में हैं। जिनेवा रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट जिनेवा कन्वेंशन का जन्म स्थान है और 2006 से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की मेजबानी करता है। भले ही स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाले सबसे हालिया देशों में से एक है, जिनेवा में पैलेस ऑफ नेशंस न्यूयॉर्क में मुख्यालय के बाद संयुक्त राष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। स्विट्जरलैंड एक संस्थापक सदस्य था और उसने राष्ट्र संघ की मेजबानी की थी। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के अलावा स्विस परिसंघ कई संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का मेजबान है, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR और विश्व व्यापार संगठन और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन सहित लगभग 200 अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठकें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए स्विट्जरलैंड और विदेशी देशों के व्यापारिक और राजनीतिक नेताओं को एक साथ लाती है।
बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) का मुख्यालय 1930 में बेसल में स्थानांतरित हो गया। देश में कई खेल संघ और संगठन स्थित है, जिनमें बेसल में इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, जिनेवा में इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, न्योन में यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन (UEFA), इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल (FIFA) और इंटरनेशनल शामिल है। ज्यूरिक में आइस हॉकी फेडरेशन, आइगल में इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन और लॉजेन में इंटरनेशनल ओलंपिक समिति दोनों हैं। स्विट्जरलैंड का 2023 से 2024 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना निर्धारित है। स्विट्जरलैंड और यूरोपीय संघ। स्विट्जरलैंड यूरोपीय संघ संबंध। हालांकि सदस्य नहीं, स्विट्जरलैंड द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से यूरोपीय संघ और यूरोपीय देशों के साथ संबंध बनाए रखता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के प्रयास में स्विस ने अपनी आर्थिक प्रथाओं को बड़े पैमाने पर यूरोपीय संघ के अनुरूप लाया है। यूरोपीय संघ की सदस्यता को काफी नकारात्मक लोकप्रिय भावनाओं का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय परिषद की सबसे बड़ी पार्टी रूढ़िवादी SVP पार्टी ने इसका विरोध किया है और कई अन्य राजनीतिक दलों ने इसकी वकालत नहीं की है। सदस्यता आवेदन औपचारिक रूप से 2016 में वापस ले लिया गया था। पश्चिमी फ्रेंच भाषी क्षेत्र और देश के बाकी हिस्सों के शहरी क्षेत्र अधिक यूरोपीय संघ समर्थक हैं, लेकिन आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं बनाते हैं। एक एकीकरण कार्यालय विदेश मामलों के विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग के तहत संचालित होता है। 7 द्विपक्षीय समझौतों ने व्यापार संबंधों को उदार बनाया, जो 2001 में प्रभावी हुए। द्विपक्षीय समझौतों की इस पहली श्रृंखला में व्यक्तियों की मुक्त आवाजाही शामिल थी। 2004 में शेंगेन संधि और डबलिन कन्वेंशन सहित 9 क्षेत्रों को कवर करने वाले समझौतों की दूसरी श्रृंखला पर हस्ताक्षर किए गए। 2006 में एक जनमत संग्रह ने समग्र रूप से यूरोपीय संघ के साथ सकारात्मक संबंधों के समर्थन में दक्षिणी और मध्य यूरोपीय देशों में 1 बिलियन फ्रैंक के सहायक निवेश को मंजूरी दी। रोमानिया और बुल्गारिया और उनके हालिया प्रवेश का समर्थन करने के लिए 300 मिलियन फ्रैंक को मंजूरी देने के लिए एक और जनमत संग्रह की आवश्यकता होगी। स्विस को बैंकिंग गोपनीयता को कम करने और यूरोपीय संघ के बराबर कर दरों को बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा है। प्रारंभिक चर्चा में 4 क्षेत्र शामिल थे: बिजली बाजार, प्रोजेक्ट गैलीलियो में भागीदारी, यूरोपीय रोग निवारण और नियंत्रण केंद्र के साथ सहयोग और खाद्य उत्पादों के लिए उत्पत्ति के प्रमाण पत्र। स्विट्जरलैंड शेंगेन पासपोर्ट मुक्त क्षेत्र का सदस्य है। भूमि सीमा चौकियां माल की आवाजाही पर लागू होती है, लेकिन लोगों पर नहीं। सैन्य। स्विस सशस्त्र बल और पोंटिफिकल स्विस गार्ड। भूमि सेना और वायु सेना सहित स्विस सशस्त्र बल ज्यादातर सिपाहियों से बने हैं। 20 से 34 वर्ष की आयु के पुरुष नागरिक, असाधारण मामलों में 50 तक वर्ष। भूमि से घिरा देश होने के कारण स्विट्जरलैंड के पास कोई नौसेना नहीं है, हालांकि पड़ोसी देशों की सीमा से लगी झीलों पर सशस्त्र नावें गश्त करती हैं। स्विस नागरिकों को वेटिकन के स्विस गार्ड को छोड़कर विदेशी सेनाओं में सेवा करने से प्रतिबंधित किया जाता है, या यदि वे किसी विदेशी देश के दोहरे नागरिक हैं और वहां रहते हैं। स्विस मिलिशिया प्रणाली यह निर्धारित करती है कि सैनिक पूरी तरह से स्वचालित व्यक्तिगत हथियारों सहित सेना द्वारा जारी किए गए उपकरण घर पर रखें। महिलाएं स्वेच्छा से सेवा कर सकती हैं। पुरुषों को आमतौर पर 18 साल की उम्र में प्रशिक्षण के लिए सैन्य भर्ती आदेश मिलते हैं। लगभग 2/3 युवा स्विस सेवा के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं। दूसरों के लिए वैकल्पिक सेवा के विभिन्न रूप उपलब्ध हैं। वार्षिक रूप से लगभग 20,000 व्यक्तियों को 18 से 21 सप्ताह के लिए भर्ती केंद्रों में प्रशिक्षित किया जाता है। सुधार आर्मी 21 को 2003 में लोकप्रिय वोट द्वारा आर्मी 95 इंच के स्थान पर अपनाया गया, जिससे रोल 4 लाख से घटकर लगभग 2 लाख हो गया। उनमें से 1,20,000 आवधिक सेना प्रशिक्षण में सक्रिय है और 80,000 गैर प्रशिक्षण रिजर्व है। सेना का नवीनतम सुधार वीटेरेंटविक्लुंग डेर आर्मी WA अंग्रेजी सेना का आगे का विकास 2018 में शुरू हुआ और 2022 के अंत तक सेना के जवानों की संख्या को घटाकर 1 लाख करने की उम्मीद थी। कुल मिलाकर स्विट्जरलैंड की अखंडता और तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए 3 सामान्य लामबंदी की घोषणा की गई है। पहली लामबंदी 1870 से 71 के फ्रैंको प्रशिया युद्ध के जवाब में की गई थी, जबकि दूसरा अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध फैलने की प्रतिक्रिया में था। तीसरी लामबंदी सितंबर 1939 में पोलैंड पर जर्मन हमले के जवाब में हुई। अपनी तटस्थता नीति के कारण स्विस सेना अन्य देशों में सशस्त्र संघर्षों में भाग नहीं लेती है, लेकिन कुछ शांति मिशनों में शामिल होती है।
2000 से सशस्त्र बल विभाग ने उपग्रह संचार की निगरानी के लिए ओनिक्स खुफिया जानकारी एकत्र करने की प्रणाली बनाए रखी है। स्विट्जरलैंड में बंदूक की राजनीति यूरोप में अनोखी है, क्योंकि 3.5 मिलियन बंदूकें नागरिकों के हाथों में हैं, जिससे देश में प्रति 100 लोगों पर 28 से 41 बंदूकें होने का अनुमान है। लघु शस्त्र सर्वेक्षण के अनुसार सेना के पास केवल 3,24,484 बंदूकें हैं। केवल 1,43,372 सैनिकों के हाथ में है। हालांकि गोला बारूद अब जारी नहीं किया जाता है। अर्थव्यवस्था और श्रम कानून। स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था और स्विट्जरलैंड का आर्थिक इतिहास। स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था स्थिर, समृद्ध और उच्च तकनीक वाली है। कई रैंकिंग में यह प्रति व्यक्ति दुनिया का सबसे धनी देश है। देश दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों में से एक है, जबकि इसके बैंकिंग क्षेत्र को दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक का दर्जा दिया गया है। नाममात्र जीडीपी के हिसाब से यह दुनिया की 20वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति समानता के हिसाब से 38वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2021 तक यह 13वां सबसे बड़ा निर्यातक और प्रति व्यक्ति 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। ज्यूरिक और जिनेवा को वैश्विक शहर माना जाता है, जिन्हें क्रमशः अल्फा और बीटा के रूप में स्थान दिया गया है। बेसल स्विट्जरलैंड के फार्मास्यूटिकल उद्योग की राजधानी है, जो नोवार्टिस, रोशे और कई अन्य खिलाड़ियों की मेजबानी करता है। यह जीवन विज्ञान उद्योग के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में स्विट्जरलैंड की दूसरी सबसे ऊंची वैश्विक रेटिंग थी, जबकि यह महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं भी प्रदान करता था। प्रति व्यक्ति आधार पर नाममात्र जीडीपी बड़ी पश्चिमी और मध्य यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं और जापान की तुलना में अधिक है, जबकि क्रय शक्ति के लिए समायोजित स्विट्जरलैंड 2017 में 11वें स्थान पर था, 2018 में 5वें स्थान पर था और 2020 में 9वां। 2016 विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट ने स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान दिया। 2019 तक यह विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है। यूरोपीय संघ ने 2023 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इसे यूरोप का सबसे नवोन्मेषी देश और सबसे नवोन्मेषी देश का लेबल दिया, जैसा कि उसने 2022, 2021, 2020 और 2019 में किया था। व्यापार करने में आसानी सूचकांक में यह 189 देशों में से 20वें स्थान पर है। 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में स्विट्जरलैंड की धीमी वृद्धि ने आर्थिक सुधारों और यूरोपीय संघ के साथ सामंजस्य के लिए समर्थन बढ़ा दिया। 2020 में आईएमडी ने कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने में स्विट्जरलैंड को पहले स्थान पर रखा। 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय में स्विट्जरलैंड काफी अंतर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से यूरोप का सबसे धनी देश था। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्विट्जरलैंड का खाता शेष दुनिया के सबसे बड़े खातों में से एक है। 2018 में बेसल सिटी के कैंटन में जुग और जिनेवा से आगे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक था। क्रेडिट सुइस के अनुसार केवल 37% निवासियों के पास अपने घर हैं, जो यूरोप में घर के स्वामित्व की सबसे कम दरों में से एक है। 2007 में आवास और खाद्य मूल्य स्तर EU 25 सूचकांक का 171% और 145% था, जबकि जर्मनी में यह 113% और 104% था। स्विट्जरलैंड कई बड़ी बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए आवास है। राजस्व के हिसाब से सबसे बड़े हैं ग्लेनकोर, गनवोर, नेस्ले, मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, नोवार्टिस, हॉफमैन ला रोशे, ABB, मर्कुरिया एनर्जी ग्रुप और एडेको। इसके अलावा UBS AG, ज्यूरिक फाइनेंशियल सर्विसेज, रिकमोंट, क्रेडिट सुइस, बैरी कैलेबॉट, स्विस रे, रोलेक्स, टेट्रा पाक, द स्वैच ग्रुप और स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस भी उल्लेखनीय है। स्विट्जरलैंड का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र विनिर्माण है। निर्मित उत्पादों में विशेष रसायन, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल सामान, वैज्ञानिक और सटीक माप उपकरण और संगीत वाद्ययंत्र शामिल है। सबसे बड़े निर्यातित सामान रसायन, निर्यात किए गए सामान का 34%, मशीनें इलेक्ट्रॉनिक्स 20.9% और सटीक उपकरण घड़ियां 16.9% है। सेवा क्षेत्र विशेष रूप से बैंकिंग और बीमा, वस्तु व्यापार, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्विट्जरलैंड के लिए एक और महत्वपूर्ण उद्योग है। निर्यातित सेवाओं की मात्रा निर्यात का 1/3 है। कृषि संरक्षणवाद स्विट्जरलैंड की मुक्त व्यापार नीतियों का एक दुर्लभ अपवाद उच्च खाद्य कीमतों में योगदान देता है। OECD के अनुसार उत्पाद बाजार उदारीकरण कई यूरोपीय देशों से पीछे चल रहा है।
कृषि के अलावा यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड के बीच आर्थिक और व्यापार बाधाएं न्यूनतम हैं और स्विट्जरलैंड के कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते हैं। स्विट्जरलैंड यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA का सदस्य है। स्विट्जरलैंड को सहकारिता की भूमि माना जाता है, जिसमें 10 सबसे बड़ी सहकारी कंपनियों का 2018 में सकल घरेलू उत्पाद का 11% से अधिक हिस्सा है। इनमें स्विट्जरलैंड की 2 सबसे बड़ी खुदरा कंपनियां माइग्रोस और कॉप शामिल है। कराधान और सरकारी खर्च। स्विट्जरलैंड में कराधान। स्विट्जरलैंड एक टैक्स हेवन है। निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हावी है। इसमें कर की दरें कम है। कर राजस्व और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात विकसित देशों में सबसे छोटे में से एक है। 2010 में स्विस संघीय बजट 62.8 बिलियन स्विस फ्रैंक तक पहुंच गया, जो सकल घरेलू उत्पाद का 11.35% था। हालांकि कैंटन और नगर पालिका बजट को संघीय बजट के हिस्से के रूप में नहीं गिना जाता है। कुल सरकारी खर्च सकल घरेलू उत्पाद के 33.8% के करीब है। संघीय सरकार के लिए आय के मुख्य स्रोत मूल्य वर्धित कर राजस्व का 33% और प्रत्यक्ष संघीय कर 29% है। व्यय के मुख्य क्षेत्र सामाजिक कल्याण और वित्त कर है। स्विस परिसंघ का व्यय 1960 में सकल घरेलू उत्पाद के 7% से बढ़कर 1990 में 9.7% और 2010 में 10.7% हो गया है, जबकि सामाजिक कल्याण और वित्त क्षेत्र और कर 1990 में 35% से बढ़कर 2010 में 48.2% हो गया, जो एक महत्वपूर्ण है। कृषि और राष्ट्रीय रक्षा में व्यय में कमी हो रही है, 26.5% से 12.4% वर्ष 2015 के लिए अनुमान। श्रम बल। स्विट्जरलैंड में आप्रवासन। स्विट्जरलैंड में 50 लाख से थोड़ा अधिक लोग काम करते हैं। 2004 में लगभग 25% कर्मचारी एक ट्रेड यूनियन से संबंधित थे। स्विट्जरलैंड में पड़ोसी देशों की तुलना में अधिक लचीला श्रम बाजार है और बेरोजगारी दर लगातार कम है। बेरोजगारी दर जून 2000 में 1.7% से बढ़कर दिसंबर 2009 में 4.4% हो गई। फिर 2014 में यह घटकर 3.2% हो गई और कई वर्षों तक स्थिर रही। इससे पहले कि 2018 में यह गिरकर 2.5% और 2.3% हो गई। 2019 जनसंख्या वृद्धि शुद्ध आप्रवासन से 2004 में जनसंख्या का 0.52% तक पहुंच गई, जो बाद के वर्षों में बढ़ी और 2017 में फिर से 0.54% तक गिर गई। 2015 में विदेशी नागरिक जनसंख्या 28.9% थी, लगभग ऑस्ट्रेलिया जैसा ही। 2016 में स्विट्जरलैंड में औसत मासिक सकल आय 6,502 फ्रैंक प्रति माह, 6,597 US$ प्रति माह के बराबर थी। किराया, कर और पेंशन योगदान, साथ ही वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च के बाद औसत परिवार के पास अपनी सकल आय का लगभग 15% बचत के लिए बचा रहता है। हालांकि 61% आबादी औसत आय से कम कमाती है। 29.7 के गिनी गुणांक के साथ आय असमानता अपेक्षाकृत कम है, जो स्विट्जरलैंड को शीर्ष 20 देशों में रखती है। 2015 में सबसे अमीर 1% के पास 35% संपत्ति थी। 2019 में संपत्ति असमानता बढ़ी। लगभग 8.2% आबादी राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहती है, जिसे स्विट्जरलैंड में 2 वयस्कों और 2 बच्चों वाले परिवार के लिए प्रति माह 3,990 स्विस फ्रांक से कम कमाई के रूप में परिभाषित किया गया है और अतिरिक्त 15% गरीबी के जोखिम में है। एकल माता पिता वाले परिवार, जिनके पास अनिवार्य शिक्षा नहीं है और जो बेरोजगार हैं, उनके गरीबी रेखा से नीचे रहने की सबसे अधिक संभावना है। हालांकि काम को गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता माना जाता है, लेकिन लगभग 4.3% को कामकाजी गरीब माना जाता है। स्विट्जरलैंड में 10 में से 1 नौकरी को कम वेतन वाली माना जाता है। लगभग 12% स्विस कर्मचारी ऐसी नौकरियां रखते हैं जिनमें से कई महिलाएं और विदेशी हैं। शिक्षा और विज्ञान। स्विट्जरलैंड में शिक्षा और स्विट्जरलैंड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। स्विट्जरलैंड में शिक्षा विविध है क्योंकि स्विट्जरलैंड का संविधान स्कूल प्रणाली के संचालन को छावनियों को सौंपता है। सार्वजनिक और निजी स्कूल उपलब्ध हैं, जिनमें कई निजी अंतर्राष्ट्रीय स्कूल भी शामिल है। प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक विद्यालय के लिए न्यूनतम आयु लगभग 6 वर्ष है, लेकिन अधिकांश कैंटन 4 या 5 वर्ष की आयु से निःशुल्क बच्चों का स्कूल शुरू करते हैं। प्राथमिक विद्यालय स्कूल के आधार पर कक्षा 4, 5 या 6 तक जारी रहता है। परंपरागत रूप से स्कूल में पहली विदेशी भाषा अन्य स्विस भाषाओं में से एक थी। हालांकि 2000 में
कुछ छावनियों में अंग्रेजी का स्तर बढ़ा दिया गया था। प्राथमिक विद्यालय के अंत में या माध्यमिक विद्यालय की शुरुआत में विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार कई वर्गों, अक्सर 3 में से 1 में विभाजित किया जाता है। सबसे तेज शिक्षार्थियों को आगे की पढ़ाई और परिपक्वता की तैयारी के लिए उन्नत कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, जबकि अन्य छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्राप्त होती है। तृतीयक शिक्षा। स्विट्जरलैंड 12 विश्वविद्यालयों की मेजबानी करता है, जिनमें से 10 को कैंटोनल स्तर पर बनाए रखा जाता है और आमतौर पर गैर-तकनीकी विषयों की पेशकश की जाती है। विश्व विश्वविद्यालयों की 2019 अकादमिक रैंकिंग में यह 87वें स्थान पर है। सबसे बड़ा ज्यूरिख विश्वविद्यालय है, जिसमें लगभग 25,000 छात्र हैं। विश्व विश्वविद्यालयों की 2015 अकादमिक रैंकिंग में स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्यूरिख (ETH) और ज्यूरिख विश्वविद्यालय क्रमशः 20वें और 54वें स्थान पर है। संघीय सरकार 2 संस्थानों को प्रायोजित करती है। ज्यूरिख में स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्यूरिख (ETH), जिसकी स्थापना 1855 में हुई थी, और लॉज़ेन में इकोले पॉलिटेक्निक फेडरल डी लॉज़ेन (EPFL) की स्थापना 1969 में हुई थी, जो पहले लॉज़ेन विश्वविद्यालय से जुड़ा था। दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ होटल स्कूलों में से 8 स्विट्जरलैंड में स्थित हैं। इसके अलावा एप्लाइड साइंसेज के विभिन्न विश्वविद्यालय उपलब्ध हैं। व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन में सेंट गैलेन विश्वविद्यालय (HSG) को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार दुनिया में 329वां स्थान दिया गया है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (IMD) को दुनिया भर में खुले कार्यक्रमों में पहला स्थान दिया गया है। स्विट्जरलैंड में तृतीयक शिक्षा में विदेशी छात्रों की ऑस्ट्रेलिया 18% से थोड़ा अधिक के बाद दूसरी सबसे ऊंची दर 2003 में लगभग 18% है। जिनेवा में स्थित ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज महाद्वीपीय यूरोप का अंतर्राष्ट्रीय और विकास अध्ययन का सबसे पुराना ग्रेजुएट स्कूल है। इसे व्यापक रूप से सबसे प्रतिष्ठित में से एक माना जाता है। विज्ञान। स्विट्जरलैंड ने कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं को जन्म दिया है। इनमें अल्बर्ट आइंस्टीन भी शामिल है, जिन्होंने बन में अपनी विशेष सापेक्षता विकसित की। बाद में व्लादिमीर प्रीलॉग, हेनरिक रोहरर, रिचर्ड अंस्टर, एडमंड फिशर, रॉल्फ ज़िनकरनागेल, कर्ट वुथरिच और जैक्स डबोचेट को नोबेल विज्ञान पुरस्कार मिला। कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में 114 पुरस्कार विजेताओं का स्विट्जरलैंड से संबंध है। ओबेल शांति पुरस्कार स्विट्जरलैंड में मुख्यालय वाले संगठनों को 9 बार प्रदान किया गया है। जिनेवा और निकटवर्ती ऐन का फ्रांसीसी विभाग कण भौतिकी अनुसंधान के लिए समर्पित दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला सर्न की सहमेजबानी करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र पॉल शेरर इंस्टीट्यूट है। उल्लेखनीय आविष्कारों में लिसेर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड (LSD), डाइजेपाम, वैलियम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, नोबेल पुरस्कार और वेल्क्रो शामिल है। कुछ तकनीकों ने नई दुनिया की खोज को सक्षम बनाया, जैसे कि ऑगस्टे पिक्कार्ड और बाथिस्कैप का दबावयुक्त गुब्बारा, जिसने जैक्स पिक्कार्ड को दुनिया के महासागरों के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने की अनुमति दी। स्विस अंतरिक्ष कार्यालय विभिन्न अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और कार्यक्रमों में शामिल रहा है। यह 1975 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के 10 संस्थापकों में से एक था और ESA बजट में 7वां सबसे बड़ा योगदान करता है। निजी क्षेत्र में कई कंपनियां अंतरिक्ष उद्योग में भाग लेती हैं, जैसे ओर्लिकॉन स्पेस या मैक्सन मोटर्स। ऊर्जा। स्विट्जरलैंड में ऊर्जा। स्विट्जरलैंड में उत्पन्न होने वाली बिजली 56% पनबिजली से और 39% परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होती है, जिससे नगण्य को 2 का उत्पादन होता है। 18 मई 2003 को 2 परमाणु विरोधी जनमत संग्रह हार गए। मोरेटोरियम प्लस, जिसका उद्देश्य 2000 में स्थगन अवधि समाप्त होने के बाद नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों 41.6% समर्थित के निर्माण पर रोक लगाना था, और इलेक्ट्रिसिटी विदाउट न्यूक्लियर 33.7% समर्थित फुकुशिमा परमाणु आपदा के बाद 2011 में सरकार ने अगले 20 से 30 वर्षों में परमाणु ऊर्जा के उपयोग को समाप्त करने की योजना की घोषणा की। नवंबर 2016 में स्विस मतदाताओं ने परमाणु ऊर्जा के चरणबद्ध समापन में तेजी लाने के लिए ग्रीन पार्टी के जनमत संग्रह को खारिज कर दिया। 45.8% समर्थित। स्विस फेडरल ऑफिस ऑफ एनर्जी (SFOE) संघीय पर्यावरण, परिवहन, ऊर्जा और संचार विभाग (DTC) के भीतर ऊर्जा आपूर्ति और ऊर्जा उपयोग के लिए जिम्मेदार है। एजेंसी 2050 तक देश के ऊर्जा उपयोग को आधे से अधिक कम करने के लिए 2000 वाट सोसाइटी पहल का समर्थन करती है। परिवहन। स्विट्जरलैंड में परिवहन। यूरोप में सबसे घना रेल नेटवर्क, सत्यापन विफल,
5,250 किलोमीटर 3,260 मील तक फैला है और 2015 तक सालाना 596 मिलियन से अधिक यात्रियों को ले जाता है। 2015 में प्रत्येक स्विस निवासी ने औसतन 2,550 किलोमीटर 1,580 मील की यात्रा की। रेल किसी भी अन्य यूरोपीय देश से अधिक। वस्तुतः 100% नेटवर्क विद्युतीकृत है। 60% नेटवर्क स्विस फेडरल रेलवे SBB CFF FFS द्वारा संचालित होता है। दूसरी सबसे बड़ी मानक गेज रेलवे कंपनी BLS AG के अलावा 2 रेलवे कंपनियां नैरो गेज नेटवर्क पर काम करती हैं। ग्रुबुंडेन में रेटियन रेलवे RHB, जिसमें कुछ विश्व धरोहर लाइनें शामिल हैं, और मैटरहॉर्न गोथर्ड बान MGB, जो जर्मेट और सेंट मोरिट्ज बटा दावोस के बीच ग्लेशियर एक्सप्रेस RHB के साथ सहयोग करता है। स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे लंबी और गहरी रेलवे सुरंग और आल्प्स के माध्यम से पहला सपाट निम्न स्तरीय मार्ग 57.1 किलोमीटर लंबी 35.5 मील गोथर्ड बेस सुरंग संचालित करता है, जो आल्प्स NRLA के माध्यम से न्यू रेलवे लिंक का सबसे बड़ा हिस्सा है। परियोजना स्विट्जरलैंड में एक सार्वजनिक रूप से प्रबंधित टोल मुक्त सड़क नेटवर्क है, जो राजमार्ग परमिट के साथ साथ वाहन और पेट्रोल करों द्वारा वित्त पोषित है। स्विस ऑटोबान ऑटोराउट प्रणाली को यात्री कारों और ट्रकों सहित अपने सड़क मार्गों का उपयोग करने के लिए 40 स्विस फ्रैंक के लिए एक विग्नेट टोल स्टिकर की वार्षिक खरीद की आवश्यकता होती है। स्विस ऑटोबान ऑटोराउट नेटवर्क 1,638 किलोमीटर 1,018 मील तक फैला है और दुनिया में सबसे अधिक मोटरवे घनत्व में से एक है। ज्यूरिख हवाई अड्डा स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रवेश द्वार है। इसने 2012 में 22.8 मिलियन यात्रियों को संभाला। 191 अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जिनेवा हवाई अड्डे 2012 में 13.9 मिलियन यात्री, यूरो एयरपोर्ट बेसल मुल्हाउस फ्रीबर्ग फ्रांस में स्थित बर्न हवाई अड्डा, लुगानो हवाई अड्डा, सेंट गैलेनल्टेन रहेन है हवाई अड्डा और सायन हवाई अड्डा। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस ध्वजवाहक है। इसका मुख्य केंद्र ज्यूरिख है, लेकिन यह कानूनी रूप से बेसल में स्थित है। पर्यावरण स्विट्जरलैंड का पर्यावरण और स्विट्जरलैंड में अपशिष्ट प्रबंधन। विकसित देशों में स्विट्जरलैंड का पर्यावरण रिकॉर्ड सबसे अच्छे देशों में से एक है। यह क्योटो प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर करता है। मेक्सिको और दक्षिण कोरिया के साथ यह पर्यावरण अखंडता समूह EIG बनाता है। देश पुनर्चक्रण और कूड़ा-कचरा विरोधी कार्यक्रमों में सक्रिय है और दुनिया के शीर्ष पुनर्चक्रणकर्ताओं में से एक है, जो पूरे देश में अलग अलग तरीके से 66% से 96% पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को पुनर्प्राप्त करता है। 2014 के वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था सूचकांक ने स्विट्जरलैंड को शीर्ष 10 हरित अर्थव्यवस्थाओं में रखा। स्विट्जरलैंड में कचरा निपटान के लिए एक आर्थिक प्रणाली है, जो ज्यादातर रिसाइकलिंग और ऊर्जा उत्पादक भस्मक पर आधारित है। अन्य यूरोपीय देशों की तरह कचरे के अवैध निपटान पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। लगभग सभी स्विस नगरपालिकाओं में अनिवार्य स्टिकर या समर्पित कचरा बैग डिस्पोजेबल कचरे की पहचान की अनुमति देते हैं। जनसांख्यिकी स्विट्जरलैंड की जनसांख्यिकी, स्विस लोग और स्विट्जरलैंड में अपराध। अन्य विकसित देशों की तरह औद्योगिक युग के दौरान स्विस आबादी तेजी से बढ़ी, 1800 और 1990 के बीच चौगुनी हो गई और लगातार बढ़ती जा रही है। जनसंख्या लगभग 9 मिलियन 2023 अनुमानित है। 2035 तक जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, जिसका मुख्य कारण आप्रवासन था। अधिकांश यूरोप की तरह स्विट्जरलैंड को वृद्ध आबादी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर के करीब है। स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे बुजुर्ग आबादी में से एक है, जिसकी औसत आयु 42.5 वर्ष है। वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार स्विट्जरलैंड में जातीय समूह इस प्रकार हैं: स्विस 69.2%, जर्मन 4.2%, इतालवी 3.2%, पुर्तगाली 2.5%, फ्रेंच 2.1%, कोसोवन 1.1%, तुर्की 1%, अन्य 16.7%। 2020 अनुमानी। अप्रवासन स्विट्जरलैंड में आप्रवासन 2023 तक निवासी विदेशियों ने स्विट्जरलैंड की आबादी का 26.3% हिस्सा बना लिया। 14 इनमें से अधिकांश 83% यूरोपीय देशों से थे। इटली ने विदेशियों का सबसे बड़ा एकल समूह प्रदान किया, जो कुल विदेशी आबादी का 14.7% प्रदान करता है। इसके बाद जर्मनी 14.0%, पुर्तगाल 11.7%, फ्रांस 6.6%, कोसोवो 5.1%, स्पेन 3.9% का स्थान आता है।
तुर्की 3.1%, उत्तरी मैसेडोनिया 3.1%, सर्बिया 2.8%, ऑस्ट्रिया 2.0%, यूनाइटेड किंगडम 1.9%, बोस्निया और हर्जेगोविना 1.3% और क्रोएशिया 1.3%। श्रीलंका के आप्रवासी 1.3%, जिनमें से अधिकांश पूर्व तमिल शरणार्थी थे। एशियाई मूल का सबसे बड़ा समूह 7.9% थे। 2021 के आंकड़े बताते हैं कि 15 वर्ष या उससे अधिक लगभग 2.89 मिलियन आयु की स्थायी निवासी आबादी में से 39.5% 2012 में 34.7% की तुलना में की पृष्ठभूमि अप्रवासी थी। अप्रवासी पृष्ठभूमि वाली 38% आबादी 1.1 मिलियन के पास स्विस नागरिकता थी। 2000 के दशक में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने जेनोफोबिया में वृद्धि के रूप में देखी गई चिंता व्यक्त की। एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के जवाब में संघीय परिषद ने कहा कि दुर्भाग्य से नस्लवाद स्विट्जरलैंड में मौजूद है, लेकिन कहा कि देश में विदेशी नागरिकों का उच्च अनुपात, साथ ही विदेशियों का आम तौर पर सफल एकीकरण स्विट्जरलैंड के खुलेपन को रेखांकित करता है। 2018 में किए गए एक अनुवर्ती अध्ययन में बताया गया कि 59% ने स्विट्जरलैंड में नस्लवाद को एक गंभीर समस्या माना। संघीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार नस्लीय भेदभाव द्वारा लक्षित आबादी का अनुपात 2014 में 10% से बढ़कर 2018 में लगभग 17% हो गया है। बोली। स्विट्जरलैंड की भाषाएं। स्विट्जरलैंड में 4 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, मुख्य रूप से जर्मन 2016 में 62.8% आबादी द्वारा मूल रूप से बोली जाने वाली, फ्रेंच 22.9%, पश्चिम में मूल रूप से बोली जाती है, और इतालवी 8.2%, दक्षिण में मूल रूप से बोली जाती है। चौथी राष्ट्रीय भाषा रोमांश 0.5%, ग्रिसन्स के दक्षिण पूर्वी त्रिभाषी कैंटन में स्थानीय रूप से बोली जाने वाली एक रोमांस भाषा है और इसे संघीय संविधान के अनुच्छेद 4 द्वारा जर्मन फ्रेंच के साथ एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में नामित किया गया है। और इतालवी अनुच्छेद 70 में इसका उल्लेख आधिकारिक भाषा के रूप में किया गया है यदि अधिकारी रोमन भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के साथ संवाद करते हैं। हालांकि संघीय कानूनों और अन्य आधिकारिक कृत्यों को रोमांश में घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। 2016 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के स्थायी निवासियों के बीच घर पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं स्विस जर्मन 59.4%, फ्रेंच 23.5%, मानक जर्मन 10.6% और इतालवी 8.5% थीं। घर पर बोली जाने वाली अन्य भाषाओं में अंग्रेजी 5.0%, पुर्तगाली 3.8%, अल्बानियाई 3.0%, स्पेनिश 2.6% और सर्बियाई और क्रोएशियाई 2.5% शामिल हैं। 6.9% ने बताया कि वे घर पर दूसरी भाषा बोलते हैं। 2014 में स्थायी निवासी आबादी के लगभग 2/3 64.4% ने नियमित रूप से एक से अधिक भाषा बोलने का संकेत दिया। संघीय सरकार आधिकारिक भाषाओं में संवाद करने के लिए बाध्य है और संघीय संसद में जर्मन, फ्रेंच और इतालवी भाषाओं में एक साथ अनुवाद प्रदान किया जाता है। अपनी अपनी भाषाओं के आधिकारिक रूपों के अलावा स्विट्जरलैंड के 4 भाषाई क्षेत्रों में स्थानीय बोली के रूप भी हैं। प्रत्येक भाषाई क्षेत्र में बोलियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका नाटकीय रूप से भिन्न होती है। जर्मन भाषी क्षेत्रों में स्विस जर्मन बोलियां 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अधिक प्रचलित हो गई हैं, विशेष रूप से मीडिया में और कई लोगों के लिए रोजमर्रा की भाषा के रूप में उपयोग की जाती हैं, जबकि लिखित संचार के लिए बोली के बजाय मानक जर्मन की स्विस किस्म का उपयोग लगभग हमेशा किया जाता है, किसी भाषा का डिग्लोसिक उपयोग। इसके विपरीत फ्रांसीसी भाषी क्षेत्रों में स्थानीय फ्रेंको प्रोवेंसल बोलियां लगभग गायब हो गई हैं। वलैस की केवल 6.3% आबादी, फ्राइबर्ग की 3.9% और जुरा की 3.1% आबादी अभी भी 20वीं सदी के अंत में बोलियां बोलती थी, जबकि इतालवी भाषी क्षेत्रों में लोम्बार्ड बोलियों का उपयोग ज्यादातर पारिवारिक सेटिंग्स और आकस्मिक बातचीत तक ही सीमित है। प्रमुख आधिकारिक भाषाओं में ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग स्विट्जरलैंड के बाहर नहीं किया जाता है, जिन्हें हेल्वेटिज्म के रूप में जाना जाता है। जर्मन हेल्वेटिज्म मोटे तौर पर कहें तो स्विस मानक जर्मन के विशिष्ट शब्दों का एक बड़ा समूह है जो न तो मानक जर्मन में दिखाई देता है न ही अन्य जर्मन बोलियों में। इनमें स्विट्जरलैंड की आसपास की भाषा संस्कृतियों, फ्रेंच से जर्मन बिल्लेट, किसी अन्य भाषा में समान शब्दों, इतालवी एजियोन का उपयोग न केवल अधिनियम के रूप में बल्कि जर्मन अक्षन से छूट के रूप में भी किया जाता है, के शब्द शामिल है।
स्विस फ्रेंच, जबकि आम तौर पर फ्रांस के फ्रेंच के करीब है, इसमें कुछ हेल्वेटिज्म भी शामिल है। हेल्वेटिज्म की सबसे आम विशेषताएं शब्दावली, वाक्यांशों और उच्चारण में हैं। हालांकि कुछ हेल्वेटिज्म खुद को वाक्य विन्यास और शब्दावली में विशेष बताते हैं। डुडेन व्यापक जर्मन शब्दकोश में लगभग 3000 हेल्वेटिज्म शामिल है। वर्तमान फ्रांसीसी शब्दकोश जैसे कि पेटिट लारोस में कई सौ हेल्वेटिज्म शामिल है। विशेष रूप से स्विस फ्रेंच संख्या 70, सेप्टान्टे और 90, नौनान्टे और अक्सर 80, हुइतान्टे के लिए फ्रांस की तुलना में भिन्न शब्दों का उपयोग करता है। अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में से एक सीखना सभी स्विस विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, इसलिए कई स्विस लोगों को कम से कम द्विभाषी माना जाता है, खासकर भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित। क्योंकि स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा हिस्सा जर्मन भाषी है, कई फ्रेंच, इतालवी और रोमन भाषी स्विट्जरलैंड के बाकी हिस्सों में प्रवास कर रहे हैं और स्विट्जरलैंड के बाकी हिस्सों में पैदा हुए गैर जर्मन भाषी स्विस लोगों के बच्चे जर्मन बोलते हैं। जबकि स्कूल में अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में से एक सीखना महत्वपूर्ण है, अधिकांश स्विस अन्य भाषाओं के स्विस बोलने वालों के साथ संवाद करने के लिए अंग्रेजी सीखते हैं, क्योंकि इसे संचार का एक तटस्थ साधन माना जाता है। अंग्रेजी अक्सर वास्तविक भाषा के रूप में कार्य करती है। स्वास्थ्य। स्विट्जरलैंड में स्वास्थ्य और स्विट्जरलैंड में स्वास्थ्य सेवा। स्विस निवासियों को निजी बीमा कंपनियों से स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता होती है, जिन्हें बदले में प्रत्येक आवेदक को स्वीकार करना होता है। जबकि प्रणाली की लागत सबसे अधिक है, इसके स्वास्थ्य परिणाम अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अच्छे हैं। बताया गया है कि सामान्य तौर पर मरीज इससे बेहद संतुष्ट है। 2012 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 80.4 वर्ष और महिलाओं के लिए 84.7 वर्ष थी, दुनिया में सबसे अधिक। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद 2010 का 11.4% स्वास्थ्य पर खर्च जर्मनी और फ्रांस 11.6% और अन्य यूरोपीय देशों के बराबर है, लेकिन उल्लेखनीय रूप से अमेरिका 17.6% से कम है। 1990 से लागत में लगातार वृद्धि हुई। ऐसा अनुमान है कि 6 स्विस व्यक्तियों में से एक मानसिक बीमारी से पीड़ित है। एडिक्शन स्विट्जरलैंड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 20 से 24 वर्ष के बीच के 14% पुरुषों और 6.5% महिलाओं ने 2020 में पिछले 30 दिनों में भांग का सेवन करने की सूचना दी और 4 स्विस शहरों को कोकीन के उपयोग के लिए शीर्ष 10 यूरोपीय शहरों में सूचीबद्ध किया गया था। अपशिष्ट जल में मापा गया 2018 में 5 से नीचे। संस्कृति। स्विट्जरलैंड की संस्कृति। स्विस संस्कृति की विशेषता विविधता है, जो विविध पारंपरिक रीति रिवाजों में परिलक्षित होती है। एक क्षेत्र कुछ मायनों में सांस्कृतिक रूप से उस पड़ोसी देश से जुड़ा हो सकता है जो अपनी भाषा साझा करता है, जो सभी पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति में निहित है। पूर्वी स्विट्जरलैंड में ग्रुबंडेन में भाषाई रूप से पृथक रोमन संस्कृति एक अपवाद है। यह केवल राइन और इनकी ऊपरी घाटियों में ही जीवित है और अपनी दुर्लभ भाषाई परंपरा को बनाए रखने का प्रयास करता है। स्विट्जरलैंड साहित्य, कला, वास्तुकला, संगीत और विज्ञान में उल्लेखनीय योगदानकर्ताओं का घर है। इसके अलावा देश ने अशांति या युद्ध के समय रचनात्मक लोगों को आकर्षित किया। देश में लगभग 1000 संग्रहालय पाए जाते हैं। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रदर्शनों में पेलियो फेस्टिवल, ल्यूसर्न फेस्टिवल, मॉन्ट्रो जैज फेस्टिवल, लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और आर्ट बेसल शामिल है। अल्पाइन प्रतीकवाद ने स्विस इतिहास और स्विस राष्ट्रीय पहचान को आकार देने में एक आवश्यक भूमिका निभाई। कई अल्पाइन क्षेत्र और स्की रिसोर्ट शीतकालीन खेलों के साथ साथ गर्मियों में लंबी पैदल यात्रा और माउंटेन बाइकिंग के लिए आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। शांत मौसम वसंत और शरद ऋतु है। पारंपरिक देहाती संस्कृति कई क्षेत्रों में प्रबल है और छोटे खेत ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वव्यापी है। देश भर की संस्थाओं में लोक कला को पोषित किया जाता है। स्विट्जरलैंड संगीत, नृत्य, कविता, लकड़ी की नक्काशी और कढ़ाई में सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। अल्फोन, लकड़ी से बना एक तुरही जैसा संगीत वाद्य यंत्र, पारंपरिक स्विस संगीत के प्रतीक के रूप में योडलिंग और अकॉर्डियन में शामिल हो गया है। धर्म। स्विट्जरलैंड में धर्म 2016 से 2018 में लगभग 67% निवासी आबादी और 75% स्विस नागरिकों के राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के अनुसार ईसाई धर्म प्रमुख धर्म है, जो कैथोलिक चर्च 35.8% के बीच विभाजित है। जनसंख्या का स्विस रिफॉर्म्ड चर्च 23.8%, आगे प्रोटेस्टेंट चर्च 2.2%, पूर्वी रूढ़िवादी
2.5% और अन्य ईसाई संप्रदाय 2.2%। स्विट्जरलैंड में कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है, हालांकि अधिकांश कैंटन, जिनेवा और न्यूचैटेल को छोड़कर आधिकारिक चर्चों को मान्यता देते हैं, या तो कैथोलिक चर्च या स्विस रिफॉर्मेड चर्च। इन चर्चों और कुछ छावनियों में पुराने कैथोलिक चर्च और यहूदी मंडलियों को सदस्यों के आधिकारिक कराधान द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। 245-2020 में रोमन कैथोलिक चर्च में 3,048,475 पंजीकृत और चर्च कर भुगतान करने वाले सदस्य कुल जनसंख्या के 35.2% के बराबर थे, जबकि स्विस रिफॉर्म्ड चर्च में 2,015,816 सदस्य कुल जनसंख्या का 23.3% थे। स्विस स्थायी निवासियों में से 26.3% किसी धार्मिक समुदाय से संबद्ध नहीं हैं। 2020 तक स्विस संघीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किए गए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार ईसाई अल्पसंख्यक समुदायों में नियो पीटिज्म 0.5%, पेंटेकोस्टलिज्म 0.4%, ज्यादातर श्वाइजर पफिंगस्ट मिशन में शामिल अपोस्टोलिक समुदाय 0.3% शामिल थे। अन्य प्रोटेस्टेंट संप्रदाय 1.1%, मेथोडिज्म सहित पुराना कैथोलिक चर्च 0.1%, अन्य ईसाई संप्रदाय 0.3%। गैर ईसाई धर्म है इस्लाम 5.3%, हिंदू धर्म 0.6%, बौद्ध धर्म 0.5%, यहूदी धर्म 0.25% और अन्य 0.4%। ऐतिहासिक रूप से देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच एक जटिल पैचवर्क में समान रूप से संतुलित था। सुधार के दौरान स्विट्जरलैंड कई सुधारकों का घर बन गया। जॉन केल्विन के आने से ठीक पहले 1536 में जिनेवा प्रोटेस्टेंटवाद में परिवर्तित हो गया। 1541 में उन्होंने अपने आदर्शों पर जिनेवा गणराज्य की स्थापना की। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोटेस्टेंट रोम के रूप में जाना जाने लगा और इसमें थियोडोर बेजा, विलियम फेरेल या पियरे विरेट जैसे सुधारक रहते थे। लगभग उसी समय ज्यूरिख एक और सुधार गढ़ बन गया, जिसमें हल्ड्रिच जिंगली और हेनरिक बुलिंगर ने नेतृत्व किया। एनाबैप्टिस्ट फेलिक्स मंस और कॉनराड ग्रेबेल ने भी वहां काम किया। बाद में वे भागे हुए पीटर शहीद वर्मिगली और हंस डेंक से जुड़ गए। अन्य केंद्रों में बेसल, एंड्रियास कार्लस्टेड और जोहान्स ओकोलम्पडियस, बर्न, बेर्चटोल्ड हॉलर और निकलॉस मैनुअल और सेंट गैलेन, जोआचिम वादियन शामिल हैं। एक कैंटन एपेंजेल को आधिकारिक तौर पर 1597 में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वर्गों में विभाजित किया गया था। बड़े शहर और उनके कैंटन बर्न, जिनेवा, लॉजेन, ज्यूरिख और बेसल मुख्य रूप से प्रोटेस्टेंट हुआ करते थे। सेंट्रल स्विट्जरलैंड, वैलेस, टिसिनो, एपेंजेल, इनर रोड्स, जुरा और फ्राइबर्ग पारंपरिक रूप से कैथोलिक हैं। 1848 का स्विस संविधान कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट कैंटन के टकराव की हालिया धारणा के तहत, जो सोंडरबंडस्क्रीग में समाप्त हुआ, सचेत रूप से एक सहयोगी राज्य को परिभाषित करता है जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की अनुमति देता है। 1980 में चर्च और राज्य को पूर्ण रूप से अलग करने की मांग करने वाली पहल को 78.9% मतदाताओं ने अस्वीकार कर दिया था। 247 कुछ परंपरागत रूप से प्रोटेस्टेंट कैंटन और शहरों में आजकल थोड़ा सा कैथोलिक बहुमत है, क्योंकि 1970 के बाद से लगातार बढ़ रहे अल्पसंख्यक किसी भी धार्मिक निकाय से संबद्ध नहीं थे। स्विट्जरलैंड में 21.4%, विशेष रूप से पारंपरिक रूप से प्रोटेस्टेंट क्षेत्रों में, जैसे बेसल सिटी 42%, न्यूचैटेल का कैंटन 38%, जिनेवा का कैंटन 35%, वाउड का कैंटन 26% या ज्यूरिख शहर 25%, कैंटन 23%। साहित्य। स्विट्जरलैंड का साहित्य का प्रारंभिक रूप जर्मन में था, जो भाषा की प्रारंभिक प्रधानता को दर्शाता है। 18वीं शताब्दी में बर्न और अन्य जगहों पर फ्रांसीसी फैशन बन गया, जबकि फ्रांसीसी भाषी सहयोगियों और विषय भूमि का प्रभाव बढ़ गया। स्विस साहित्य के उत्कृष्ट लेखकों में जेरेमियास गोथेल्फ 1797 से 1854 और गॉटफ्राइड केलर 1819 से 1890 हैं। बाद के लेखक मैक्स फ्रिस्क 1911 से 1991 और फ्रेडरिक ड्यूरेनमैट 1921 से 1990 हैं, जिनकी दास वर्सप्रेचेन द प्लेज 2001 में एक हॉलीवुड फिल्म के रूप में रिलीज हुई थी। प्रसिद्ध फ्रांसीसी भाषी लेखक जीन जैक्स रूसो 1712 से 1778 और जर्मेन डी स्टाल 1766 से 1817 थे। हाल के लेखकों में चार्ल्स फर्डिनेंड रामुस 1878 से 1947 शामिल हैं, जिनके उपन्यास कठोर वातावरण में स्थापित किसानों और पहाड़ के निवासियों के जीवन का वर्णन करते हैं, और ब्लेस सेंड्रार्स जन्म फ्रेडरिक सॉसर 1887 से 1961।
इतालवी और रोमन भाषी लेखकों ने भी स्विस साहित्यिक परिदृश्य में योगदान दिया, आमतौर पर उनकी संख्या के अनुपात में। संभवतः सबसे प्रसिद्ध स्विस साहित्यिक रचना हेदी एक अनाथ लड़की की कहानी है जो आल्प्स में अपने दादा के साथ रहती है। बच्चों की सबसे लोकप्रिय किताबों में से एक है और स्विट्जरलैंड का प्रतीक बन गई है। उनके निर्माता जोहाना स्पायरी 1827 से 1901 ने समान विषयों पर कई किताबें लिखीं। मीडिया। स्विट्जरलैंड का मीडिया संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार की गारंटी दी गई है। स्विस समाचार एजेंसी SNA 4 राष्ट्रीय भाषाओं में से 3 में राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज और संस्कृति पर जानकारी प्रसारित करती है। SNA लगभग सभी स्विस मीडिया और विदेशी मीडिया को अपनी रिपोर्टिंग प्रदान करता है। स्विट्जरलैंड ने ऐतिहासिक रूप से अपनी जनसंख्या और आकार की तुलना में दुनिया में सबसे अधिक समाचार पत्रों के शीर्षकों का दावा किया है। सबसे प्रभावशाली समाचार पत्र जर्मन भाषा टेजेसिनजीगर और न्यूज़ुर्चर ज़िटुंग NZZ और फ्रांसीसी भाषा ले टेम्प्स हैं, लेकिन लगभग हर शहर में सबसे आम स्थानीय भाषा में कम से कम एक स्थानीय समाचार पत्र होता है। सरकार प्रिंट मीडिया की तुलना में प्रसारण मीडिया पर अधिक नियंत्रण रखती है, विशेषकर वित्तपोषण और लाइसेंसिंग के कारण। स्विस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसका नाम हाल ही में बदलकर SRG/SSR कर दिया गया है, पर रेडियो और टेलीविजन सामग्री के उत्पादन और वितरण का आरोप है। SRG/SSR स्टूडियो विभिन्न भाषा क्षेत्रों में वितरित हैं। रेडियो सामग्री का उत्पादन 6 केंद्रीय और 4 क्षेत्रीय स्टूडियो में किया जाता है, जबकि वीडियो मीडिया का उत्पादन जिनेवा, ज्यूरिख, बेसल और लुगानो में किया जाता है। एक व्यापक केबल नेटवर्क अधिकांश स्विस को पड़ोसी देशों से सामग्री तक पहुंचने की अनुमति देता है। खेल। स्विट्जरलैंड में खेल स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और पर्वतारोहण सबसे लोकप्रिय खेलों में से हैं, जो देश की प्रकृति को दर्शाते हैं। शीतकालीन खेलों का अभ्यास मूल निवासियों और आगंतुकों द्वारा किया जाता है। बोबस्ले का आविष्कार सेंट मोरिट्स में हुआ था। पहली विश्व स्की चैंपियनशिप मुरेन 1931 और सेंट मोरिट्स 1934 में आयोजित की गई थी। बाद वाले शहर ने 1928 में दूसरे शीतकालीन ओलंपिक खेलों और 1948 में 5वें संस्करण की मेजबानी की। इसके सबसे सफल स्कीयर और विश्व चैंपियन में पिरमिन ज़ुरब्रिगेन और डिडियर कुचे हैं। स्विट्जरलैंड में सबसे प्रमुख रूप से देखे जाने वाले खेल फुटबॉल, आइस हॉकी, अल्पाइन स्कीइंग, श्विंजन और टेनिस हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल और आइस हॉकी के शासी निकाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल (फीफा) और इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन (IIHF) का मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों के कई अन्य मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित हैं। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) का ओलंपिक संग्रहालय और खेल पंचायत न्यायालय (CAS) लॉजेन में स्थित हैं। स्विट्जरलैंड ने 1954 फीफा विश्व कप की मेजबानी की और UEFA यूरो 2008 टूर्नामेंट का ऑस्ट्रिया के साथ संयुक्त मेजबान था। स्विस सुपर लीग देश की पेशेवर फुटबॉल क्लब लीग है। यूरोप की सबसे ऊंची फुटबॉल पिच समुद्र तल से 2000 मीटर 6600 फीट ऊपर स्विट्जरलैंड में ओटमार हिट्सफेल्ड स्टेडियम में स्थित है। कई स्विस आइस हॉकी का अनुसरण करते हैं और नेशनल लीग की 12 टीमों में से एक का समर्थन करते हैं, जो यूरोप में सबसे अधिक देखी जाने वाली लीग है। 2009 में स्विट्जरलैंड ने 10वीं बार IIHF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की। यह 2013 और 2018 में विश्व उपचैंपियन भी बना। इसकी कई झीलें स्विट्जरलैंड को एक आकर्षक नौकायन गंतव्य बनाती है। सबसे बड़ी जिनेवा झील नौकायन टीम अलिंगी का घर है, जो 2003 में अमेरिका कप जीतने वाली पहली यूरोपीय टीम थी और जिसने 2007 में सफलतापूर्वक खिताब का बचाव किया था। स्विस टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर को खेल के महानतम खिलाड़ियों में माना जाता है। उन्होंने रिकॉर्ड 8 विंबलडन खिताब सहित कुल मिलाकर 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते। उन्होंने संयुक्त रिकॉर्ड 6 ATP फाइनल जीते। उन्हें नंबर 1 स्थान दिया गया। रिकॉर्ड लगातार 237 सप्ताह तक ATP रैंकिंग में नंबर 1। वह 2004, 2005, 2006, 2007 और 2009 में नंबर 1 स्थान पर रहे। एक साथ ही स्विस खिलाड़ी मार्टिना हिंगिस और स्टेन वावरिंका के पास भी कई ग्रैंड स्लैम खिताब है। स्विट्जरलैंड ने 2014 में डेविस कप का खिताब जीता था। 1955 के ले मैंस आपदा के बाद स्विट्जरलैंड में मोटरस्पोर्ट रेसकोर्स और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें पहाड़ी चढ़ाई जैसे कार्यक्रम शामिल नहीं थे।
देश ने क्ले रेगाजोनी, सेबेस्टियन ब्यूमी, जो सिफर्ट, डोमिनिक एगर्टर, सफल वर्ल्ड टूरिंग कार चैंपियनशिप ड्राइवर एलेन मेनू, 2014 24 आवर्स ऑफ ले मैंस विजेता मार्सेल फासलर और 2015 24 आवर्स नूरबर्गिंग विजेता निको मुलर जैसे सफल रेसिंग ड्राइवरों का उत्पादन जारी रखा। ड्राइवर नील जानी के साथ स्विट्जरलैंड ने 2007-08 में मोटरस्पोर्ट का एक जीपी विश्व कप भी जीता। स्विस मोटरसाइकिल रेसर थॉमस लुथी ने 125 सीसी वर्ग में 2005 मोटोजीपी विश्व चैंपियनशिप जीती। जून 2007 में स्विट्जरलैंड की संघीय असेंबली के एक सदन स्विस नेशनल काउंसिल ने प्रतिबंध को पलटने के लिए मतदान किया। हालांकि दूसरे सदन स्विस काउंसिल ऑफ स्टेट्स ने बदलाव को खारिज कर दिया और प्रतिबंध यथावत बना रहा। पारंपरिक खेलों में स्विस कुश्ती या श्विंगन शामिल है, जो ग्रामीण केंद्रीय छावनियों की एक परंपरा है और कुछ लोगों द्वारा इसे राष्ट्रीय खेल माना जाता है। हॉर्नसेन एक और स्वदेशी स्विस खेल है जो बेसबॉल और गोल्फ के मिश्रण की तरह है। स्टीनस्टोसन स्टोन पुट का स्विस संस्करण है, जो भारी पत्थर फेंकने की एक प्रतियोगिता है। यह प्रागैतिहासिक काल से केवल अल्पाइन आबादी के बीच प्रचलित है। ऐसा दर्ज किया गया है कि यह 13वीं शताब्दी में बेसल में हुआ था। यह अनस्पूनन फेस्ट का केंद्र है, जो पहली बार 1805 में आयोजित किया गया था, जिसका प्रतीक अनस्पूनन स्टीन नामक 83.5 पत्थर है। भोजन। स्विस व्यंजन बहुआयामी है, जबकि फोंड्यू, रैकलेट या रोस्टी जैसे व्यंजन सर्वव्यापी है। प्रत्येक क्षेत्र ने जलवायु और भाषा की किस्मों के अनुसार अपना पाकला विकसित किया है। उदाहरण के लिए जुर्चर गेस्नेट्जेल्स अंग्रेजी कटा हुआ मांस ज्यूरिक शैली। पारंपरिक स्विस व्यंजनों में अन्य यूरोपीय देशों के समान सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। साथ ही ग्रुएरिस और एम्मेंटल की घाटियों में उत्पादित अनूठे डेयरी उत्पादों और ग्रुएर या एम्मेंटल जैसी चीजों का भी उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से पश्चिमी स्विट्जरलैंड में बढ़िया भोजन प्रतिष्ठानों की संख्या अधिक है। चॉकलेट 18वीं शताब्दी से स्विट्जरलैंड में बनाई जा रही है। 19वीं सदी के अंत में कोचिंग और टेम्परिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के आविष्कार के साथ इसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, जिससे उच्च गुणवत्ता संभव हुई। एक और सफलता 1875 में डेनियल पीटर द्वारा सॉलिड मिल्क चॉकलेट का आविष्कार थी। स्विस दुनिया के सबसे बड़े चॉकलेट उपभोक्ता है। सबसे लोकप्रिय मादक पेय वाइन है। स्विट्जरलैंड अंगूर की विभिन्न किस्मों के लिए उल्लेखनीय है, जो टेरोइर में बड़ी विविधता को दर्शाता है। स्विस वाइन का उत्पादन मुख्य रूप से वेलेस, वाउड, लावाक्स, जिनेवा और टिसिनो में किया जाता है, जिसमें सफेद वाइन की थोड़ी मात्रा होती है। स्विट्जरलैंड में अंगूर के बागानों की खेती रोमन युग से ही की जाती रही है, भले ही इसकी अधिक प्राचीन उत्पत्ति के निशान पाए जा सकते हैं। सबसे व्यापक किस्में चैसेलस, वेलेस में फेंडेंट कहा जाता है, और पिनोट नॉयर है। मर्लोट टिसिनो में उत्पादित मुख्य किस्म है।